चलो चालू हो गया। जूम रिकॉर्डिंग बहुत सही गई थी, बहुत बड़ा बड़ा सही गया। हाँ, बड़ी छोकराओं ने कीधું तो इमीडिएटली पॉज થઈ ગઈ હતી, આપણે ફરીથી ચાલુ કરી દીધી। So, ten। चलो। नाइस गुजराती, हाँ थैंक यू। चलो चलो देखो आप, क्या बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों को, कौन सा डिस्कस करे थे हम लोग? 194 और डिस्कस करे थे। 194 ओ के हिसाब से ई कॉमर्स ऑपरेटर गाइस, मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर में मैंने क्या बोला तुम लोगों को, ई कॉमर्स ऑपरेटर जब भी पेमेंट करेगा किसको, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को, तो उसके ऊपर क्या करेगा, वो टीडीएस कट करेगा। अच्छा, लेकिन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अगर इंडिविजुअली एचएफ है, जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर जो है कितना रुपीज है, लेस देन 5 लाख है, तो वैसे वाले केसेस में उसके ऊपर टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन है, इंडिविजुअल एचएफ, जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना, अप टू रुपीज 5 लाख है, तो वहां पे क्या करने की जरूरत है तुमको, टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं। अगर सामने वाले ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट ने, मतलब इसने पैन नंबर दिया अमेजोन को, तो अमेजोन टीडीएस सिर्फ 1% से काटेगा। अगर पैन या आधार नहीं दे रहा है, तो वैसे वाले केसेस में टीडीएस जो है 1%, दैट इज एक्चुअल रेट। बट यहाँ पे 20% नहीं, यहाँ पे 5% आएगा, दोनों में से विच एवर इज हायर। विच इज हायर मतलब कितने परसेंट टीडीएस कट होगा, 5% के हिसाब से तुम लोग का टीडीएस कट किया जाएगा। अच्छा सर, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है सर, एज अ कस्टमर हम लोग ने पेमेंट अमेजोन को नहीं, हम लोग ने पेमेंट किसको किया, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को किया। और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट उसमें से कमीशन अमाउंट किसको पे करा, अमेजोन। प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्वियसली अमेजोन एक बड़ा प्लेयर है गाइस, अमेजोन पेमेंट जो है, पेमेंट का कंट्रोल खुद के पास ही रखेगा। लेकिन ऐसे कई नए ई कॉमर्स ऑपरेटर भी तो हो सकते हैं जहां पे पेमेंट जो है वो पेमेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के पास जा रहा है। जैसे मैं रेगुलर क्लास में एग्जांपल देता हूँ मीशो का। अजूम करो मीशो, मीशो के केसेस में जो भी सप्लायर्स है, वो सप्लायर के पास नॉर्मली क्या क्या रहा है, पेमेंट जा रहा है। एज अ कस्टमर हम लोग पेमेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को कर रहे हैं, और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट उसमें से कमीशन अमाउंट किसको पे कर रहा है, मीशो को पे कर रहा है। तो वैसे वाले केसेस में सर, ई कॉमर्स ऑपरेटर मीशो के पास पेमेंट गया ही नहीं, तो टीडीएस कैसे कट करेगा? तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे नोट नंबर 3 देखो ना क्या लिखा है, नोट नंबर 3 पढ़ो, नोट नंबर 2 सॉरी, ये पढ़ो। क्या लिखा है, टीडीएस आएगा कि नहीं आएगा बोलो? अगर पेमेंट जो है, पेमेंट डायरेक्टली तुम लोग ने ई कॉमर्स ऑपरेटर को ना करते हुए ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को किया है, और फिर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट पेमेंट कमीशन ई कॉमर्स ऑपरेटर को कर रहा है, फिर भी टीडीएस आएगा कि नहीं आएगा? आंसर इस आएगा। ध्यान से अगर आप नोट पढ़ा रहेगा तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि आप पेमेंट डायरेक्टली ई कॉमर्स ऑपरेटर को करो या ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को करो, गवर्नमेंट तो हम लोग को फर्क ही नहीं पड़ता। तूने ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को भी पेमेंट किया है, तो भी वो डीम टू बी पेड ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही माना जाए। और डीम टू बी ई कॉमर्स ऑपरेटर को पेड माना गया, इसका मतलब ऑब्वियसली टीडीएस पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर करेगा। मतलब इवन तो मैंने पेमेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को किया है, तो पार्टिसिपेंट अभी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करेगा, बेसिकली पेमेंट करते वक्त कमीशन का भी पेमेंट करेगा, प्लस टीडीएस का भी पेमेंट करेगा। फिर ये टीडीएस कलेक्ट करके क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। बिकॉज गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया कि हम लोग ये देखते नहीं बैठेंगे कि पेमेंट एज अ कस्टमर ने ई कॉमर्स ऑपरेटर को किया या पार्टिसिपेंट को किया है। हम लोग ऑलवेज डीम टू बी रिसीव बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर ही मानेंगे। तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीडीएस अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो जाना चाहिए। सो अगर इसके पास गया तो वेरी गुड, नहीं भी गया तो भी इसके पास से टीडीएस कलेक्ट करके क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये समझा तुम लोग को? 194 ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई, ये 194 ओ समझाए क्या? यस। नेक्स्ट, 194 पी, ये किसका है, सीनियर सिटीजन वाले का। 194 पी ये 2020 में आया था, फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर। पहले बोला सीनियर सिटीजन की क्या क्या इनकम हो सकती है, पेंशन इनकम होगी, और जनरली बोल रहा है, जनरली,
जनरली क्या इनकम, तू तो बेसिकली बोलेगा ये अपना इसकी भी इनकम हो सकती है, कैजुअल इनकम, सट्टा खेलेंगे ऐसा करके, हाँ बोले जरा। जनरली बोल रहा हूं मैं, सीनियर सिटीजन की इनकम क्या हो सकती है, पेंशन, और बैंक में एफडी एफडी रखेंगे वो इनकम होगी। तो आप मुझे बता सर, पेंशन इनकम और एफडी इंटरेस्ट इनकम किसी सीनियर सिटीजन की एक ही बैंक में आ रही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आ रही है, तो ये तो मानते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उस सीनियर सिटीजन की टोटल कितनी इनकम है वो ऑलरेडी पता रहेगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, अगर चाहे तो सीनियर सिटीजन क्या कर सकते हैं, बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बैंक वाले टोटल इनकम के ऊपर क्या करे, टीडीएस कट करे। पहले तो फिर से बोलता हूं, इस सेक्शन एप्लीकेबल होने के लिए सीनियर सिटीजन की सिर्फ दो टाइप की इनकम होनी चाहिए, पहला कौन सा, पेंशन, दूसरा इंटरेस्ट। अच्छा, दोनों भी इनकम सेम बैंक अकाउंट में आनी चाहिए। मतलब सर पेंशन एसबीआई में जा रहा है और इंटरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा में जा रहा है, तो 194 पी में नहीं आ सकते। दोनों इनकम जो है वो एक ही बैंक में आनी चाहिए, एसबीआई में आनी चाहिए। अभी एसबीआई पकड़ के मत बैठना, मेरा एग्जांपल के हिसाब से एसबीआई है, तो सर दोनों इनकम सेम बैंक में आनी चाहिए। दोनों इनकम एक ही बैंक में आ रही है तो ये तो मानते हो बैंक को पता रहेगा कि टोटल इनकम कितनी है सीनियर सिटीजन की। तो अगर चाहे तो सीनियर सिटीजन बैंक को रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसके टोटल इनकम के ऊपर क्या किया जाए, टीडीएस कट किया जाए। अभी ये सेक्शन जब भी आया था ना फाइनेंस एक्ट 2020, तो सारे न्यूज चैनल वाले अनपढ़ लोगों ने बोला था कि सीनियर सिटीजन को नाउ ऑनवर्ड्स कोई टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मुझे पता टैक्स क्यों पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके बिहाफ पे टीडीएस के फॉर्म पे टैक्स जो है वो कौन पे करने वाला है, बैंक पे करने वाला है। तो सारे सीनियर सिटीजन खुश, बोलते हमारी इनकम एग्जेम्प्ट। तो एग्जेम नहीं किया था, उनको बोला था कि उनके बिहाफ पे वो जो टैक्स है वो कौन पे करेगा, बैंक पे करेगा, वो उनके इनकम में से टीडीएस के फॉर्म पे नॉर्मल डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन अगेन रिपीट, ये सेक्शन एप्लीकेबल के लिए पहले तो कौन सी इनकम होनी चाहिए गाइस, इंटरेस्ट एंड पेंशन। मतलब सर अगर सीनियर सिटीजन का डिविडेंड इनकम है या रेंट इनकम है या शेयर्स की कैपिटल गेन वाली इनकम है, सॉरी बस 194 पी के अंदर तुम लोग को एप्लीकेबल नहीं होगा। जनरली मैंने बोला था सीनियर सिटीजन मतलब एज कितना होना चाहिए, 60 एंड अबव। बट इस सेक्शन के लिए इन्होंने डिफाइन किया, सीनियर सिटीजन रेसिडेंट मतलब 75 एंड अबव एज होना चाहिए। अगर 75 एंड अबव है उनको ही ये सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा, सारे लोगों को नहीं मिलेगा। तो जनरली सीनियर सिटीजन मतलब 60 एंड अबव होते हैं, बट इस सेक्शन के लिए सीनियर सिटीजन मतलब 75 एंड अबव होना चाहिए। तो मुझे फिर से बोलो, ये सेक्शन में आने के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहले तो असेसी कौन होना चाहिए, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, उनका एज कितना होना चाहिए, 75 एंड अबव। कौन सी इनकम होनी चाहिए, इंटरेस्ट एंड पेंशन इनकम। कौन से बैंक में आने चाहिए, सेम बैंक में आनी चाहिए। अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल कर तो क्या बैंक सामने से टीडीएस काटे बैठेगी, नहीं सर, उस सीनियर सिटीजन को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा बैंक को। उसको रिक्वेस्ट करना है कौन से फॉर्म के अंदर, फॉर्म नंबर 12 बीबीए के अंदर। वो रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज ये मेरी इनकम है, इसी इनकम के ऊपर डिक्लेरेशन दे रहा हूं कि मेरे इनकम के ऊपर टीडीएस कट कर लेना। अभी ना टीडीएस कौन से रेट से किया जाएगा, क्या यहाँ पे कोई फिक्स रेट है, तो नहीं सर, यहाँ पे तुम लोग का टीडीएस कौन से रेट से किया जाएगा, स्लैब रेट। सो पूरे इसमें मुझे बना सर सिर्फ दो सेक्शन है जहां पे टीडीएस अपना स्लैब रेट पे होता है। पहला वाला 192 कौन सा था, सैलरी। दूसरा वाला 194 पी, सीनियर सिटीजन वाला कौन से रेट से जाएगा, स्लैब रेट। अच्छा स्लैब रेट में मुझे बना सर, स्लैब रेट करते वक्त ऑब्वियसली एज सपोज 78 ईयर्स है, तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितना लिया जाएगा, 3 लाख। सो अगर एज 82 ईयर्स है तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितना जाएगा, 5 लाख। अच्छा इंटरेस्ट की बात करो तो इंटरेस्ट इनकम में ये सीनियर सिटीजन को ना 80 टीटीबी के अंदर रिडक्शन मिलता है। इंटरेस्ट में दो सेक्शन है, 80 टीटीए और 80 टीटीबी। 80 टीटीए सेविंग बैंक इंटरेस्ट के लिए मिलता है नॉर्मल लोगों को, मैक्सिमम कितना रुपीज का, 10,000। और 80 टीटीबी जो है वो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन वालों को मिलता है, मैक्सिमम कितना रुपीज का, 50,000 का। तो अब ना इनको जब बैंक इनकम कंप्लीट करेगा तभी 80 टीटीबी का डिडक्शन भी देगा। प्लस अगर इनका कोई मेडिक्लेम मेडिक्लेम रहेगा तो उसका भी डिडक्शन लिया जाएगा। मतलब इन शॉर्ट चैप्टर 6 से का सब बेनिफिट माइनस करने के बाद फाइनली जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर स्लैब रेट के साथ टीडीएस कट किया जाएगा। अभी सवाल याद है सर, बैंक ने ऑलरेडी टीडीएस काटा रहेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे किया रहेगा, तो उस सीनियर सिटीजन को फिर से टैक्स पे करने की जरूरत है क्या, नहीं सर, जितना था उतना ऑलरेडी टैक्स कट हो चुका है। क्या उस सीनियर सिटीजन को रिटर्न फाइल करने की जरूरत है क्या, नहीं सर। ये सब कंप्लायंस से बचाने के लिए सेक्शन 194 पी इंट्रोड्यूस किया हुआ है तुम लोग। तो फिर से बोलता हूं 194 पी किसके लिए एप्लीकेबल होगा, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। एज कितना होना चाहिए, बोलो ऐसे सुस्तर लोग मेरे साथ बोलो, एज कितना होना चाहिए, 75 एंड अबव। कौन सी इनकम होनी चाहिए, इंटरेस्ट इनकम एंड पेंशन इनकम। कौन से बैंक में आना चाहिए, सेम बैंक में आना चाहिए। अगर बैंक सामने से टीडीएस काटेगी, नहीं, आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 12 बीबीए के अंदर
अच्छा, रिक्वेस्ट करोगे, डिक्लेरेशन दोगे, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स दोगे, ओल्ड टैक्स में जाना है, न्यू टैक्स में जाना है, ये सब बताओगे। उसके बेसिस के ऊपर बैंक क्या करेगी, टीडीएस काटेगी। अच्छा, टीडीएस कट करते वक्त बैंक कौन से रेट से टीडीएस काटेगी, स्लैब रेट। लेकिन टीडीएस काटते वक्त ऑब्वियसली सारे चैप्टर 6 से के डिडक्शन कंसिडर करने के बाद बैंक क्या करेगी, उसके ऊपर टीडीएस काटेगी। तो मेरा प्रैक्टिकल सवाल आपसे ये, एग्जाम में पूछेगा नहीं लेकिन प्रैक्टिकल सवाल ये, सर एसबीआई से आपको एफडी इंटरेस्ट मिल रहा है कितना रुपीस का, 3 लाख, और एसबीआई के अंदर ही आपका पेंशन इनकम आ रहा है सपोज 4 लाख। तो अपना एसबीआई के अंदर ही पेंशन इनकम और एफडी इंटरेस्ट आ रहा है, एसएससी का एज कितना है, 78 ईयर्स। तो पहले बना 194 पी एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, बिकॉज बोथ इनकम कैन आई से कवर्ड अंडर सेम बैंक अकाउंट ओनली। तो वैसे वाले केसेस में टीडीएस जो है बैंक कौन से सेक्शन के अंदर काटेगा, 194 पी। अच्छा याद करो, हम लोग ने और एक सेक्शन पढ़ा था 194 ए, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जहां पे ये लोग बोलते हैं बेसिकली कि अगर इंटरेस्ट का अमाउंट सीनियर सिटीजन का मोर देन 50,000 है तो उसके ऊपर 10% का टीडीएस काटा जाता है। तो सर बैंक 194 पी में भी टीडीएस काटेगी, 194 ए में भी टीडीएस काटेगी क्या, नहीं सर। अब ना 194 पी में टीडीएस काट रहे स्लैब रेट के हिसाब से, तो वहां पे 194 ए एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। लेकिन अगर मैं बोलूं पेंशन जो है ये बैंक ऑफ बड़ौदा में जा रहा है और एफडी इंटरेस्ट एसबीआई में आ रहा है, तो पहले बोला 194 पी में आ सकते हैं या नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। फिर एसबीआई जो है वो 194 ए के हिसाब से टीडीएस काटेगा। ये समझता तुम लोगों को, मतलब इधर 194 ए एप्लीकेबल होगा या तो फिर 194 पी एप्लीकेबल होगा, दोनों सेशन एप्लीकेबल नहीं हो सकते। सो 194 पी आ रहा है तो 194 पी वाला प्रोविजन 194 ए को ओवरराइड करेगा, ये जनरल सेशन एप्लीकेबल नहीं होगा, 194 पी से तुम लोग को टीडीएस कट करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो ना 194 पी के ऊपर, 194 पी के ऊपर एक क्वेश्चन लिखो। रिवर्स मॉर्गेज की इनकम आएगी, नहीं आएगी भाई मेरे वशिष्ठ, होपलेस। रिवर्स मॉर्गेज कौन से इसमें आता है, कैपिटल गेन में आता है ना तेरा। मैंने सिर्फ दो इनकम बोली, कौन सी दो इनकम बोली बेटा, बोल फिर से जरा चैट बॉक्स में। स्पेशल चाइल्ड है वो, अच्छा। मिस्टर ए, एज 79 ईयर्स, हैविंग मंथली पेंशन रुपीज 36,000 एंड एफडी इंटरेस्ट रुपीज 4,90,000 इन एसबीआई। मेडिक्लेम प्रीमियम रुपीज 38,000। कंप्यूट टीडीएस लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 194 पी। कंप्यूट टीडीएस लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 194 पी। करो, करो क्या करूं मैं, रॉन्ग आएगा लेकिन करो। कुछ, एक महीने का प्रीमियम 38,000 होता है क्या, कुछ भी। नहीं, नॉर्मल स्कीम के हिसाब से करना, 115 बीएससी के हिसाब से। 115 बीएससी लगा दिया तो यहाँ पे चैप्टर सी से नॉलेज चेक ही नहीं होगा ना आज। नॉर्मल स्कीम के हिसाब से करना, मतलब ओल्ड स्कीम। करेक्ट जेनिश। अगर फॉर्म में डिक्लेरेशन नहीं दिया तो बैंक वाले जो है 194 ए के हिसाब से टीडीएस काटेगी बेटा। कौन से, एक नाथ, कौन से चार्जेस, किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही है। और मैं
94,400 TDS ध्वनि. ओके. 6656. नहीं, यहाँ पे तो ईयर इनके टाइप पे ही काटा जाएगा वैसे, पर मंथ नहीं. बिकॉज बैंक वाले थोड़ी ना हर महीने टीडीएस काट के गवर्नमेंट को ये करते पड़ेंगे. ईयर इनके टाइम पे सीधा. 79,862. 76,800. चलो. नो माय टर्न. देखो आप. सबसे पहले तूने एक मिस्टेक किया रहेगा, आई एम श्योर. इनकम फ्रॉम सैलरी. इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर पेंशन. पेंशन का अमाउंट 36,000 मंथली दिया है. 36,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स. कितना आएगा? 4,32,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन. आधे लोग इधर फंस गए रहेंगे. स्टैंडर्डेशन माइनस किया तो वेरी गुड, नहीं किया है तो शेम शेम. देखो यहाँ पे स्टैंडर्डेशन 50,000 रुपीज तुम लोग का माइनस किया जाएगा. 4,32,000 में से 50,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 3,82,000 रुपीज. ये आपका इनकम फ्रॉम सैलरी बनेगा. भूल गए? किया, वेरी गुड. चलो. उसके बाद में सैलरी के बाद नेक्स्ट वाला क्या है? एफडी इंटरेस्ट. मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. एफडी इंटरेस्ट कितना रुपीज है? 4,90,000. 3,82,000 प्लस 4,90,000 कितना आएगा? 8,72,000. ये 8,70,000 मेरा क्या बना? जीटीआई माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A. डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A. इसमें सेक्शन 80D. मेडिक्लेम. मेडिक्लेम प्रीमियम के अंदर मुझे बना एक्चुअल प्रीमियम. जो एक्चुअल प्रीमियम कितना पे किया है? 38,000. 38,000 का प्रीमियम पे किया. सबसे मैक्सिमम लिमिट 50,000 बिकॉज इज अ सीनियर सिटीजन. 25 का लिमिट नहीं आएगा यहाँ पे, 50 का लिमिट आएगा. सो 38 और 50 विच इज लोअर, मतलब 38,000 माइनस किया जाएगा. प्लस विदाउट फेल सेक्शन 80 टीटीबी भी तो आएगा. 80 टीटीबी बैंक इंटरेस्ट. अब ना एफडी इंटरेस्ट में एक्चुअल इंटरेस्ट इसको जो मिला है वो कितना मिला है? 4,90,000. 4,90,000 लेकिन 80 टीटीबी में मैक्सिमम डेशन कितना मिलता है? 50. तो विच इज लोअर के हिसाब से 50,000 का तुम लोग क्या करोगे? एग्जेम्पशन लोगे. एग्जेम्पशन लेने के बाद रिमेनिंग अमाउंट 38 माइनस 50, 7,84,000. ये 7,84,000 आपका क्या बन गया? एनटीआई. ना इस एनटीआई के ऊपर क्या किया जाएगा? टैक्स लगाया जाएगा. टैक्स लगाते वक्त मुझे माना बीसी एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 3 लाख लगेगा. सो फर्स्ट 3 लाख नील. नेक्स्ट 2 लाख 5%, 10,000. 5 लाख तक पहुंचे. उसके ऊपर कितना है? 2,84,000 के ऊपर 20%. 2,84,000 के ऊपर 20%. 56,800. 56,800 प्लस 10,000. 66,800 प्लस एच इज एट रेट ऑफ 4%. 69,472. 69,472 राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288B. 69,470. इतना आपका टीडीएस कट करेगी बैंक अंडर सेक्शन 194 पी के हिसाब से. आया था ये स्टैंडर्ड डिडक्शन. गलत क्या आकाश? 115 बीएससी लेता तो चैप्टर 6 से कैसे लिया हम लोग? 115 बीएससी में चैप्टर 6 से मिलता ही नहीं है. टीटीपी भूल गया. ओके जेनिश. डन. ये समझा? 194 पी. ये पूरा ही टीडीएस. हाँ ये पूरा टीडीएस है, करेक्ट. नहीं फिर रिद्धि उसमें नहीं आएगा ना, फिर 192 में आएगा ही नहीं. 194 पी में ही कट किया जाएगा रिद्धि.
चलो आगे, नेक्स्ट जगह पे सेक्शन 194 पी के बाद 194 क्यू, टीडीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स। टीडीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स ये टीसीएस के साथ थोड़ा लिंकअप है, तो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। 194 क्यू के केसेस में जैसे एग्जांपल लेते हैं 194 क्यू का, सेशन 194 क्यू। मिस्टर ए, टर्नओवर 6 करोड़, इसने सप्लाई किया, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स रुपीज 90 lakhs। किसको? मिस्टर बी को। इसका टर्नओवर जो है दैट इज अरीबट 15 करोड़ है। मिस्टर ए टर्नओवर कितना रुपीज है? 6 करोड़। गुड सप्लाई किया कितना रुपीज का? 90 lakhs। मिस्टर बी टर्नओवर कितना रुपीज है? 15 करोड़। पहले प्रोविजन देखो, फिर उसके बारे में एग्जांपल पे आते हैं। प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर बायर जो गुड्स परचेस कर रहा है, अगर किसी भी सेलर के पास से जो गुड्स परचेस किया है पूरे साल का अमाउंट इन अ प्रीवियस ईयर 50 लाख से ज्यादा है, और बायर का टर्नओवर कितना है? मोर देन 10 CR है, तो 50 लाख के ऊपर का जो भी वैल्यू रहेगा उसके ऊपर क्या किया जाएगा? 0.1% के हिसाब से टीडीएस कट किया जाएगा। फिर से बोलता हूं, हम लोग को सेलर का टर्नओवर नहीं, हम लोग को किसका टर्नओवर देखना? बायर। बिकॉज ऑब्वियसली बायर इज अ पेयर, सेलर इज अ पे। सो पेयर जो है, पेयर का टर्नओवर मोर देन 10 CR है, तो ये टीडीएस आएगा। सेकंड, आपने सेम सेलर के पास से, सेम सप्लायर के पास से जो गुड्स परचेस किया है पूरे साल में, वो परचेस का वैल्यू कितना होना चाहिए? मोर देन 50 lakhs। 50 लाख के ऊपर है तो 50 लाख के ऊपर का जो भी अमाउंट है उसके ऊपर क्या किया जाएगा? 0.1% के हिसाब से टीडीएस कट किया जाएगा। सो मुझे बोला इस एग्जांपल में मिस्टर ए, ये कौन है अपने एग्जांपल में? सेलर। मिस्टर बी कौन है? बायर। पहले बोला बायर का टर्नओवर क्या मोर देन 10 CR है? यस। जो गुड्स परचेस किया सप्लायर के पास से, क्या उसकी वैल्यू मोर देन 50 lakhs है? यस। तो 50 लाख तक तो नो टीडीएस। 50 लाख के ऊपर कितना है? 40। इस 40 लाख के ऊपर क्या करना पड़ेगा? 0.1% का टीडीएस कट होगा अंडर सेक्शन 194 क्यू के अंदर, सॉरी 194 क्यू के अंदर कट होगा। तो बोलो 194 क्यू के हिसाब से निकालना 1.1%। 4,000, 4,000 ही आएगा ना तुम लोग का। 4,000 का क्या किया जाएगा? टीडीएस कट किया जाएगा। ऑल सेक्शंस में सचिन हमेशा याद रखना एक्सक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी नहीं। सारे सेक्शंस में टीडीएस में हमेशा याद रखना इंक्लूडिंग जीएसटी नहीं लिया जाएगा, एक्सक्लूडिंग जीएसटी आ जाएगा। ठीक है। न्यूली ऐड है सर? नहीं, ये लास्ट ईयर ही आया था 194 क्यू, इस साल का नहीं है अर्पित, लास्ट ईयर में ही आया था। चलो, तो ये 4,000 रुपए का टीडीएस कट होगा, ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल। दूसरा वाला एग्जाम्पल समझो। ये पहला पहला वाला एग्जाम्पल समझो 194 क्यू वाला। दूसरा वाला एग्जाम्पल समझो। सर अगर मिस्टर ए का टर्नओवर ये 12 करोड़ है, और मिस्टर बी जिसको गुड्स सप्लाई किया है इसका टर्नओवर जो है ये 8 करोड़ है, और जो सप्लाई हुआ है, सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स, ये सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ है सपोज 90 lakhs का। पहले बोला इस एग्जांपल में सेलर कौन है? मिस्टर ए। बायर कौन है? मिस्टर बी। क्या बायर का टर्नओवर मोर देन 10 CR है? नहीं। लेस देन 10 CR तो टीडीएस आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। टीडीएस कभी आएगा? ओनली इफ बायर का टर्नओवर इज मोर देन 10 CR। अगर टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर नहीं है तो कहने से मेरे को गुड्स परचेस किया उसकी वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी अपना यहाँ पे तुम लोग का टीडीएस नहीं आ रहा है, तो अभी तुम लोग को गवर्नमेंट बोलते हैं अगर टीडीएस नहीं आ रहा है तो तुम लोग को टीसीएस का प्रोविजन चेक करना पड़ेगा। सेम कंसेप्ट वी हैव इन टीसीएस ऑल्सो। देखो आप टीसीएस के केसेस में पहले रेफरेंस देता तुम लोग को मैं। देखो आप सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H, सेल ऑफ गुड्स अदर देन एक्सपोर्ट। ये तुम लोग ने एनी पर्सन को सप्लाई किया जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है? मोर देन 10 CR। मतलब यहाँ पे हम लोग किसका टर्नओवर चेक करेंगे? सेलर का। टीडीएस में हम लोग किसका टर्नओवर चेक कर रहे थे? बायर। लेकिन ऑब्वियसली टीसीएस के केसेस में हम लोग किसका टर्नओवर चेक करें? सेलर। तो अगर सेलर का टर्नओवर मोर देन 10 CR है, और जो वैल्यू कंसिडरेशन पे किया जा रहा है कितना है? मोर देन 50 lakhs है, तो 50 लाख के ऊपर का जो भी कंसिडरेशन है उसके ऊपर क्या किया जाएगा? 0.1% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट बोलते हैं अगर टीडीएस नहीं है तो वहां पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? टीसीएस अप्लाई करेंगे। सो टीसीएस के लिए हम लोग किसका टर्नओवर चेक करेंगे? बायर का या सेलर का? सेलर का। तो सर इस एग्जांपल में मुझे बोलो सेलर का टर्नओवर क्या मोर देन 10 CR है? हाँ सर, सेलर का टर्नओवर मोर देन 10 CR है, तो यहाँ पे क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? टीसीएस। टीसीएस में भी सेम प्रोविजन 50 लाख तक
नो टीसीएस। 50 लाख के ऊपर कितना है? 40 लैक्स। 40 लैक्स के ऊपर 0.1%, मतलब 4,000 का क्या किया जाएगा? टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। अभी तेरे मन में डाउट आता रहेगा, सर दोनों का टर्नओवर अगर 10 करोड़ के ऊपर हुआ तो? इसका भी टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है और इसका भी टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है, तो ऑब्वियसली क्या किया जाएगा? ऑब्वियसली टीडीएस किया जाएगा। अगर सर इसका टर्नओवर भी 10 करोड़ के नीचे है, इसका भी टर्नओवर 10 करोड़ के नीचे है, तो ना टीडीएस आएगा ना टीसीएस आएगा। टीडीएस और टीसीएस आया तो फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू व्हाट? टीडीएस। अगर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तभी जाके तुम लोग का नॉर्मल टीसीएस में जाना है। सो ये ही डाउट टाइप कर रहा था मैं। हाँ मेरे को पता है क्या क्वेश्चन आएंगे तेरे से, मतलब देखो यहाँ पे। ये समझा तुम लोग को? दोनों लिंकअप समझा गया तुम लोग को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई, ये समझा गया तुम लोग को? यस सर। ये कौन सा सेक्शन था अपना? 194 क्यू। अभी छोटे छोटे पॉइंट से देखो यहाँ पे। सबसे पहले 194 क्यू के बाद 194 आर। आर तुम लोग के एग्जाम के लिए इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं होगा। इसके अंदर तुम लोग को मैंने मतलब बहुत ज्यादा इसमें नोट्स के अंदर गाइडलाइंस बिल्डलाइंस ये सब लिखवा है, सीबीडी का सर्कुलर आता है उसका सब क्लैरिफिकेशन कैलकुलेशन ये सब लिखवा है। लेकिन तुम लोग के एग्जाम के लिए ये सब इतना रेलिवेंट नहीं होगा, क्योंकि आज की तारीख में ये सेशन बासी हो गया है। ये फाइनेंस एट 22 के हिसाब से आया था नया सेशन। सर पहले तो 194 आर क्या था ये भी बताओ। सर टीसीएस का क्या सेशन था? सेक्शन 206 सी सबसेशन 1H था लिपिका। सेक्शन 206 सी सबसेशन 1H। चलो 194 आर देखो यहाँ पे, टीडीएस ऑन बिजनेस परचेज। पहले याद करो, क्लाइंट के पास से कुछ भी गिफ्ट मिला है गाइस, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। लास्ट 45 मिनट्स बचा है, मेरे को पता है तुम लोग टायर्ड हो चुके हैं टॉपिक ही वैसा ऐसा, मतलब लेकिन हेल्प नहीं कर सकते। तुम लोग वैसे भी ऑप्शन में छोड़ते हो, तो प्लीज ध्यान दो चुपचाप यहाँ पे ऐसा, मतलब ऑप्शन में डालने का नतीजा देख लिया तूने। और ये टीडीएस एसीएस एग्जामिनर को भी पता है कि स्टूडेंट ज्यादा करके ऑप्शन में जाता है। देखो क्या है सर, 194 डिविडेंड तक तू फ्रेश रहता है, 194 के आगे तो दम तोड़ देता है ऐसा, मतलब हाँ सर बाकी के बारे में सर 10% तो सब सेम ही लग रहा है सर। सब सेम लग रहा है सर। कहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट, किधर 5% सर, किधर 1%, किधर पर ट्रांजेक्शन, किधर नॉर्मली पर एक्सपेंसेस, समझ में नहीं आ रहा ऐसा, मतलब सर ठीक है भाई जो है वो पढ़ना पड़ेगा ऐसा, मतलब क्या कर सकते हैं। टीडीएस ऑप्शन में डालने की गलती जरा भी मत करना, क्योंकि 7 मार्क्स का हर अटेम्प्ट के अंदर टीडीएस के ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। सो टीडीएस को कभी भी ऑप्शन में डालने की कोशिश मत करना। थोड़ा तो देख दो, नहीं देगा रे यार, चुप चुप बैठ यहाँ पे देखो ऐसा, मतलब 194 आर क्या बोला तुम लोगों में? टीडीएस ऑन व्हाट? बिजनेस पर्क्स। अभी सर सबसे पहले अपना सर क्या, अगर गिफ्ट मिला तुम लोगों को, गिफ्ट का चार्ट याद करो। गिफ्ट अगर क्लाइंट के पास से मिला या कस्टमर के पास से गिफ्ट मिला है, कैश में हो या काइंड में हो, फुल्ली टैक्सेबल होता है अंडर विच हेड? पीजीपीपी। लेकिन तू प्रैक्टिकली सोच कितने लोग ऐसे गिफ्ट दिखाते भी रहेंगे। जैसे एग्जांपल, मुझे क्लाइंट के पास से गिफ्ट मिला, अच्छा थोड़ा ऑडिट रिपोर्ट देने के लिए, थोड़ा अच्छा कंसल्टेंसी देने के लिए ऐसा, मतलब दिवाली के टाइम पे मेरे को गोल्ड कॉइन, एग्जांपल दे रहा है, ऐसा अपन लेता नहीं, इंटीग्रिटी कॉन्फिडेंस। लेकिन सर अपने को मिला ऐसा, मतलब समझो। हाँ प्रोफेशनल एथिक्स बराबर है दादा। तो आप मुझे बता सर गोल्ड कॉइन मिला हुआ है, तो आप ना वैसे वाले केसेस में अपना वो गोल्ड कॉइन मिला है, तो वो क्या लगता है प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग वो इनकम को डिस्क्लोज करते रहेंगे ऐसे? बाकी लोग करते रहेंगे सर? बोलो करते रहेंगे कि नहीं करते रहेंगे, समझना। नहीं सर कोई नहीं करता रहेगा, लेकिन आप मुझे बता सामने वाला पर्सन तो उसको एज ए एक्सपेंसेस क्लेम करता रहेगा। सामने वाले पर्सन ने एक्सपेंसेस क्लेम किया, लेकिन मैंने या सामने वाले पर्सन ने इनकम के फॉर्म पे डिस्क्लोज ही नहीं किया। तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने 194 आर रखा हुआ है। मतलब कितने लोगों को अच्छे खासे बिजनेस में बेनिफिट्स मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं, लेकिन वो अपनी इनकम को डिस्क्लोज ही नहीं करते। तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने क्या रखा हुआ? 194 आर। तो यहाँ पे देखो ये अपना कोडवर्ड कंप्लीट हो रहा है। छोटे लोग मतलब कौन थे? 194 रांचीज। 194 रांचीज के अंदर मुझे बना ए क्या था? ए टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सी कॉन्ट्रैक्टर। एच कमीशन ब्रोकरेज। आई रेंट। जे प्रोफेशनल फीस। एंड आर दैट इज बिजनेस पर्क्स वाला। सो बिजनेस पर्क्स के केसेस में सर ये 194 रांचीज की इधर लिखा है, तुम लोग सब लिखा है नीचे, तुम लोग को नॉर्मली मिल जाएगा यहाँ पे। टेंशन मत लो, इधर तुम लोग को नॉर्मली लास्ट में फिर एक रिवीजन 194 रांचीज लिखा हुआ है सब, टेंशन मत ले। और एग्जाम टाइम पे तुम लोग दम तोड़ देते ना, इसके लिए समरी भी लिखाई है, बार थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाला है। तो यहाँ पे समरी है, जितनी बार ज्यादा रिवीजन करोगे समरी का तो उतना अच्छा रहेगा। समरी देखो पूरा फुल फ्लेश नहीं होता, एटलीस्ट ये समरी के फॉर्म पे तुम लोग रिवाइज कर सकते हैं, मतलब ठीक है।
चलो आगे। थैंक यू नहीं भाई, ये बार निकल जाना बस। खत्म करो यार, ये खत्म करो बेसिकली। चलो देखो आप 194, तुम लोग को नॉर्मली में कौन सा बोलता है? आर। आर के अंदर में क्या बोला तुम लोगों को सर? पेयर कौन रहेगा पहले तो? पेयर कौन रहेगा? एनी पर्सन अदर देन व्हाट? इंडिविजुअल एचएफ टू होम टैक्स ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल। अच्छा ये क्या पे कर रहे हैं सर? बिजनेस बेनिफिट्स पे कर रहे हैं सर। सैलरी के अंदर अगर परक्विजिट सी आएगा, उसका टीडीएस और सेक्शन 192 के अंदर ही आएगा। बिजनेस के अंदर अगर कोई बेनिफिट मिला, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि क्लाइंट ने जरा मुझे बना सर, मुझे गिफ्ट दिया दिवाली के टाइम पे, या फिर सर क्लाइंट जो है वो मेरा पर्सनल हॉलीडे जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है, तो वैसे वाले केसेस में आप मुझे ये मेरे को बेनिफिट मिल रहा है ना, बेनिफिट मिल रहा है, और वो बेनिफिट की वैल्यू कितनी है? मोर देन 20,000 है, तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा? 10% का टीडीएस कट किया जाएगा। अभी इसके केसेस में कौन से इसके ऊपर टीडीएस आएगा, कौन से इसके ऊपर नहीं आया, तो उसका एक लंबा छोटा बोलते ना गाइडलाइंस था, वो एक बार तुम लोग खाली रीड कर लेना। मैं तुम लोग को यहाँ पे खाली कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। जैसे एग्जांपल, सोशल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जैसे यूट्यूबर्स। अब ना वो कहीं ना कहीं ब्रांड को एंडोर्स करते रहते हैं। अब ना ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए कैसे उनको ब्रांड से कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स मिलेगा। जैसे एग्जांपल में रेगुलर क्लास में बोलता हूँ टेक्निकल गुरुजी। टेक्निकल गुरुजी अज्यूम करो सर, सैमसंग कंपनी या कोई टेलीकॉम कंपनी ने नया फोन लॉन्च किया है। अभी वो टेलीकॉम कंपनी जो फोन लॉन्च किया है, मुझे पता सर, उनको नया फोन दिया एडवर्टाइज करने के लिए। एडवर्टाइज करने के लिए उनको प्रोफेशनल फीस पे किया जा रहा है 30 लाख का। और जो गैलेक्सी का नया फोन आया, सपोज चलो S24 जो नया है, बेसिकली अज्यूम करो 1,30,000 प्राइस एग्जांपल, वो 1,30,000 का फोन भी गिफ्ट में दिया, बोला रखो, बहुत पैसा रखो, ये एडवर्टाइज अच्छी अच्छी बातें बोलना ब्लॉग के अंदर, ये रखो फोन। तो अपना मतलब प्रोफेशनल फीस भी दिया जा रहा है, प्लस मोबाइल फोन भी दिया जा रहा है। पर मोबाइल फोन जो दिया कहना चाहिए 1,30,000, ये किस में दिया? कैश या काइंड में दिया? काइंड। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? काइंड में तुम लोग ने क्लाइंट ने बेनिफिट दिया हुआ है, तो इसके ऊपर भी क्या किया जाएगा? तुम लोग का टीडीएस कट किया जाएगा। अच्छा इसकी वैल्यू ऑफ बेनिफिट मुझे माना लेस देन 20 या मोर देन 20? मोर देन 20,000 है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर भी क्या किया जाएगा? 10% का टीडीएस कट किया जाएगा। अभी तेरा सवाल ये आएगा सर, ये काइंड में है तो काइंड में टीडीएस कैसे काटेंगे? काइंड में है तो 194 आर के अंदर टीडीएस कैसे काटेंगे? सेम लाइक सेक्शन 194 बी। याद करो 194 बी में काइंड में मिल रहा है, तो वहां पे पहले क्या करना पड़ेगा? पेई को उतना कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद में वो काइंड को क्या किया जाएगा? रिलीज किया जाएगा। मतलब टेक्निकल गुरुजी को 1,30,000 के ऊपर 10% मतलब 13,000 रुपीज पहले कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा सैमसंग कंपनी के पास। उसके बाद में सैमसंग कंपनी क्या करेगी? वो मोबाइल फोन रिलीज करेगी। या तो फिर ऐसे भी हो सकता है सर, सैमसंग कंपनी बड़ा टेक्निकल गुरुजी मतलब बोलते ना बेसिकली बड़ा एक सोशल इन्फ्लुएंसर है, ब्रांड रेपुटेशन रखने के लिए सैमसंग कंपनी खुद गवर्नमेंट को उसके बिहाफ पे टीडीएस पे करिए तो भी चलेगा। गवर्नमेंट क्या बोलता है? हम लोग को टैक्स मिलने से मतलब है। भले फिर वो टैक्स पेयर ने पे किया है, पेई ने खुद एडवांस टैक्स के फॉर्म पे किया है, या पेयर ने पेई के पास से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे किया है, टैक्स पहुंच जाना चाहिए। टैक्स अगर मिला है तो वैसे वाले केसेस में हम लोग कोई फर्दर एक्शन नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देखो बेनिफिट जो है बेसिकली यहाँ पे गाइडलाइंस में लिखा, टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे देखो टीडीएस जो है कौन से इसमें किया जाएगा तुम लोग का? आइदर ही हैज कलेक्टेड द अमाउंट इक्विवेलेंट टू टीडीएस अमाउंट फ्रॉम होम पे, मतलब सैमसंग कंपनी पे के पास से उतना अमाउंट कलेक्ट करेगी, या तो फिर सैमसंग कंपनी अपने खुद के पॉकेट से भी पे कर सकती है, या तो फिर सैमसंग कंपनी टेक्निकल गुरुजी की भी बोल सकती है कि तुम एडवांस टैक्स के फॉर्म पे वो टैक्स कर देना, गवर्नमेंट को पे कर देना और हम लोग को प्रूफ सबमिट कर देना। तो गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाना चाहिए, कोई भी वे से तुम लोग का टैक्स हो सकता है। अच्छा सर, आप मुझे बोला सर जैसे एग्जांपल टेक्निकल गुरुजी ने ब्लॉग के अंदर एडवर्टाइज करने के बाद वो मोबाइल फोन रिटर्न किया, रिटर्न मे बी 4-5 महीने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, उसके बाद में रिटर्न किया, तो अब ना क्या 194 आर एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल? नॉट एप्लीकेबल। अब मुझे बता सर, अगर तुम लोग को बेनिफिट मिला है, मतलब तुम लोग को बोलते ना बेसिकली वो मोबाइल फोन ट्रांसफर हुआ है फिर से रिटर्न नहीं लिया है, तो ही 194 आर एप्लीकेबल होकर रहेगा। अभी टेक्निकली स्पीकिंग सर, उसने 4-5 महीना उसने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, वो भी तो बेनिफिट है, लेकिन उसके बारे में अभी तक 194 आर के अंदर कोई स्कोप कवर नहीं किया है। 194 आर बोलता है सिर्फ अगर ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है परमानेंटली, तुम लोग ने अगर मोबाइल या कोई भी असेट ट्रांसफर किया बेनिफिट, तो वैसे वाले केसेस में 194 आर एप्लीकेबल होगा। लास्ट अटेम्प्ट में या तेरे वाले एग्जाम के अटेम्प्ट में मेरे ख्याल से कार का एग्जांपल बना था लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट के अंदर, मतलब सपोज किसी सोशल इन्फ्लुएंसर को कार दी है, कोई कार गुरु है, उसको नॉर्मली क्या दी है? कार। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कार दी है, हाँ होते हैं कार गुरु भी होते हैं ऐसा, मतलब यूट्यूब पे। तो आप उसको कार दी है, कार उसने एडवर्टाइज की, 4-5 महीना पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया और कार बाद में रिटर्न दे दिया है। तो अब रिटर्न दे दिया है तो वैसे वाले केसेस में कोई बेनिफिट है या नहीं है? नहीं है। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली वहां पे 194 आर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर तुम लोग ने कार अपने पास ही रखा हुआ है, मतलब आपने एडवर्टाइजमेंट भी किया, कार खुद के पास ही रखा हुआ है, तो वैसे वाले केसेस में ऑब्वियसली 194 आर का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा।
पहले ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो वैसे बोलता हूँ बिजनेस बेनिफिट, पहले तो मुझे ना पेयर कौन होना चाहिए गाइस, एनी पर्सन अदर देन, क्या बोला मैंने, इंडिविजुअल एचएफ, टू हुम टैक्स रेट एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। क्या पे कर रहा है सर, बिजनेस बेनिफिट पे कर रहा है, और बिजनेस बेनिफिट्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मोर देन 20,000। सर मोर देन 20,000 है तो वैसे वाले केसेस में उसके ऊपर क्या किया जाएगा, 10% का टीडीएस कट किया जाएगा। अगर ये समझा है तो मुझे बता सर, फार्मा कंपनी ने, मैं एग्जांपल पूछा, फार्मा कंपनी ने नए मेडिसिन या नए इंजेक्शन लॉन्च किए, वो इंजेक्शन डॉक्टर को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जिसकी वर्थ 1,50,000 है। डॉक्टर वो इंजेक्शन कस्टमर को बेच रहा है, लेकिन डॉक्टर को वो इंजेक्शन फार्मा कंपनी से फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हुए हैं। फार्मा कंपनी को बिजनेस प्रमोट करना है, इसकी वजह से उन्होंने क्या किया हुआ है, नॉर्मली वो इंजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं। तो अपना डॉक्टर के ऊपर वो 1,50,000 के ऊपर टीडीएस आएगा कि नहीं आएगा, बोलो मुझे। सेक्शन 194 आर के हिसाब से बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट, टीडीएस का प्रोविजन आएगा कि नहीं आएगा? पहले केस क्या है, मैं फिर से बोलता, फार्मा कंपनी ने नया इंजेक्शन लॉन्च किया, तो उनको इंजेक्शन को प्रमोट करना है, इसके लिए डॉक्टर को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को दे रहा है तो फिर बेनिफिट ही नहीं है, लेकिन डॉक्टर पेशेंट को बेच रहा है, 1,50,000 में बेचा, तो आप मुझे, डॉक्टर को वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, डॉक्टर ने पेशेंट को बेचा है, तो वैसे पहले किसमें फार्मा कंपनी से जो मिला वो बेनिफिट है या नहीं है? और बिजनेस के फॉर्म पे बेनिफिट मिल रहा है ना यार, तो बिजनेस के फॉर्म पे बेनिफिट मिल रहा है, और मेरे एग्जांपल के हिसाब से इंजेक्शन की कॉस्ट कितनी है, लेस देन 20 या मोर देन 20, मोर देन 20, तो इसके लिए 1,50,000 के ऊपर 10%, मतलब 15,000 रुपए का क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। इधर वो फार्मा कंपनी खुद अपने पॉकेट से टीडीएस पे कर सकती है, डॉक्टर के पास से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर सकती है, या डॉक्टर खुद एडवांस टैक्स के फॉर्म पे गवर्नमेंट को पे कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को इस एग्जांपल के हिसाब से वो 10% का टीडीएस पहुंचाना चाहिए। पहले ये समझा तुम लोग को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये समझा क्या, 194 आर? बट सर सपोज मैंने 4 मंथ में प्रोडक्ट रिटर्न किया और 8, स्टार्टिंग में ओनरशिप ही ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ आकाश, वो तो एग्रीमेंट के बेसिस के ऊपर देखना पड़ेगा आकाश। मतलब जब भी कार दिया तो ऐसा नहीं कि सर ओनरशिप ट्रांसफर किया तो वो पहले से ही एग्रीमेंट बना रहेगा ना, वैसा वाला केस। समझा? फिर अच्छा सर, अगर कोई कंपनी है, जैसे एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का कोई ये हो रहा है, बेसिकली अज्यूम करो बिजनेस का मीटिंग हो रहा है, बिजनेस का मीटिंग कहाँ पे हो रहा है, सपोज चलो थाईलैंड में हो रहा है, ज्यादा सोचो मत, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा मैं, बिजनेस का मीटिंग कहाँ पे हो रहा है, थाईलैंड। अच्छा थाईलैंड में यहाँ पे मीटिंग हो रहा है, बिजनेस का मीटिंग बोल रहा हूँ मैं, बिजनेस का प्रॉपरली मीटिंग हो रहा है थाईलैंड के अंदर। सर ये मीटिंग कितने दिन चलने वाला है, सपोज 3 दिन चलने वाला है एग्जाम्पल, तो ना गांजा बहुत मारेगा मैं तुम लोग को, कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो। थाईलैंड में 3 दिन क्या चलने वाला, बिजनेस का मीटिंग चलने वाला है। तो आप मुझे बोला सर, यहाँ पे जो भी डीलर्स है वो डीलर्स सब आए, 3 दिन होटल में स्टे करेंगे, होटल में खाना पीना खाएंगे, मजा करेंगे बेसिकली होटल में। अरे मतलब खाना पीना खाएंगे मतलब सर। तो आप मुझे बना वैसे वाले केसेस में वो पूरा खर्चा जो है, वो पूरा खर्चा कौन उठा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी उठा रही है। तो आप ना वैसे वाले केसेस में पहले तो बोला बेनिफिट है या नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए गया हुआ है, तो बिजनेस पर्पस के लिए गया है, तो वैसे वाले केसेस में ऑब्वियसली बिजनेस मीटिंग के लिए तो वहां पे कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन मेरे एग्जांपल के हिसाब से बिजनेस का मीटिंग था कितना दिन का, 3 दिन। अभी किसी डीलर ने स्टे एक्सटेंड किया, 7 दिन रह गया, तो आप ना 4 दिन कहने से एक्स्ट्रा रहा, या तो फिर सर 3 दिन था लेकिन वो 2 दिन पहले ही पहुंच गया एक्साइटमेंट में सर 2 दिन पहले होटल में रह रहा है, तो वैसे वाले केसेस में जरा मुझे बना, वो 2 दिन का भी खर्चा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी उठा रही है, तो कहने से ये बेनिफिट है। बेनिफिट है मतलब ऑब्वियसली 194 आर एप्लीकेबल हो करेगा। ये समझता तुम लोग को? मतलब बिजनेस पर्पस के लिए दिया है तो वैसे पहले केसेस में ये सेशन एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अगर सर बेनिफिट मिल रहा है, बिजनेस के स्टे से ज्यादा पीरियड के लिए तुम लोग रह रहे हो, तो यहाँ पे लिखा है मैंने, प्रायर स्टे या तो फिर ओवर स्टे बियॉन्ड द डेट्स, अगर तुम लोग का हुआ है कॉन्फ्रेंस से, तो वैसे वाले केस में बेनिफिट है, वहां पे तुम लोग का टीडीएस का कंप्लायंस देखना पड़ेगा। ये समझा तुम लोग को? अभी समझा सर, देखो आप। नेक्स्ट देखो 194 बी, अगेन इंपॉर्टेंट फाइनेंस है, 23 से है, पहले एक बार खुद से रीड करो, ऑनलाइन गेम्स के ऊपर, अभी याद रहेगा ये सेक्शन सर। 194 बी क्या था गाइस अपना, 194 बी, एडवर्ट एडवर्टाइजिंग वाला एग्जाम। 194 सी आएगा ना वरुण? करेक्ट, 194 बी का था विनिंग्स, 194 बी और बीबी था ना अपना यार, तो 194 बी और बीबी विनिंग्स था, उसी के अंदर बीच में 194 बी ए डाला हुआ है। अभी 194 बी ए, इसका जीएससी में भी तुम लोग ने पढ़ा रहेगा, ऑनलाइन गेम्स के ऊपर जीएससी भी आ गया है, तो वैसे सेम पे ऑनलाइन गेम्स के ऊपर उन्होंने इनकम टैक्स भी डाल दिया है।
अब तक इसके ऊपर डिस्प्यूट चलता था। ये लोग बोलते रहे, मतलब जो भी ड्रीम इलेवन वाले हैं, रमी सर्कल वाले कंपनी से, ये लोग बोलते थे अरे वो सामने वाला टीम बना रहा है तो उसकी स्किल, उसका टैलेंट, उसके बेसिस के ऊपर ये कैजुअल इनकम नहीं है, उसके ऊपर 30% टैक्स नहीं आना चाहिए। इसके लिए क्लियरली फाइनेंस एक्ट 23 के अंदर क्लैरिफाई किया, हटाओ ये सब, ये स्किल बिल कुछ नहीं, टीम बनाना का स्किल रहे, टीम बनाना का टैलेंट, ऐसा मतलब उसके बेसिस के ऊपर अच्छा खासा विनिंग प्राइस मिल रहा है, ये सब हम लोग स्किल टैलेंट नहीं मानेंगे। इसके ऊपर क्या किया जाएगा, तुम लोग का इनकम टैक्स भी लिया जाएगा, प्लस इसके ऊपर जीएसटी भी लिया जाएगा। इसके लिए तो देखो अपना 7 to A शेड्यूल 3 के अंदर एक्शनेबल क्लेम्स में अदर देन लॉटरी बेटिंग गैमलिंग आता है। सो अदर देन लॉटरी बेटिंग गैमलिंग है, मतलब ये सब ऑनलाइन गेम्स के ऊपर क्या आएगा, तुम लोग का जीएसटी भी आएगा, और प्लस अभी इन लोग ने क्लैरिफाई किया था इसके ऊपर इनकम टैक्स भी आएगा। सर कितना परसेंट इनकम टैक्स देना पड़ेगा, फ्लैट 30%, सेम लाइक कैजुअल। बेनिफिट्स, बिजनेस बेनिफिट्स हुए। अभी जैसे एग्जांपल किसी सोशल इन्फ्लुएंसर ने ये किया हुआ है तो वो बिजनेस बेनिफिट्स हुए, मतलब वो पीजीबीपी में जाएगा। मैंने एडवर्टाइजमेंट करवाया, या तो फिर नॉर्मली कोई प्रोफेशनल है उसने नॉर्मली अपने इसके अंदर प्रमोट किया, ड्रीम इलेवन या रमी सर्कल को प्रमोट किया, तो वो बिजनेस बेनिफिट्स हुए। हाँ, तो वो तेरा नॉर्मली स्किल एंड टैलेंट के हिसाब से। अभी ये तेरा बहुत से बोलते ना, तेरा ऑनलाइन गेम्स में, मतलब जैसे एग्जांपल कैरी मिनाटी और वो सब ये करते हैं, मतलब व्लॉग के अंदर गेम्स खेलते हैं, उससे कुछ अगर पैसा मिल रहा है तो वो उसका बिजनेस एंड प्रोफेशन। बाकी तूने अगर आईपीएल चल रहा है उसमें ड्रीम इलेवन में टीम बनाई, टीम बना के नॉर्मल तुझे विनिंग प्राइस मिला है, वो तेरा कैश इनकम होगा। अभी विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स में व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स गाइस, 30। तो यहाँ पे टीडीएस भी कितना परसेंट एप्लीकेबल होगा, 30% ही होगा। बट सवाल यहाँ पे ये आता है सर 30%, जब 30% कौन से इनकम के ऊपर कट करोगे, तो उसका गाइडलाइंस है, ये थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना, बिकॉज इसके ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो पहले मैं फिर से बोलता हूँ, 194 BA विनिंग्स फ्रॉम किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ऑनलाइन गेम्स। ऑनलाइन गेम्स के ऊपर अभी से ही 1 अप्रैल 23 ऑनवर्ड्स इन लोग ने टीडीएस डाला है। व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस का, 30। देखो टीडीएस का रेट तेरे को याद हो ही जाएगा, क्योंकि तेरे को भी पता ऑनलाइन गेम्स मतलब ये कैजुअल इनकम ही होगा। तो कैजुअल इनकम के हिसाब से सेक्शन 194 BA के हिसाब से इसके ऊपर रेट ऑफ टीडीएस कितना परसेंट देगा, 30%। अच्छा 30% टीडीएस है, ये टीडीएस कभी एप्लीकेबल होगा और टीडीएस कैलकुलेट कैसे करना है। अभी सबसे पहले तो ये लोग बोलते हैं टीडीएस जो है वो आपको नेट विनिंग्स के ऊपर कट करना पड़ेगा। सेक्शन 115 BBG के अंदर सर नेट विनिंग्स एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे करना उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। अभी A+D माइनस B+C, हटाओ ये सब फॉर्मूला भी नहीं, अपन सीधा एग्जांपल से समझते हैं, कॉमन सेंस लगा थोड़ा बहुत। अब जब सर जैसे इस साल में मैंने ड्रीम इलेवन के लिए अकाउंट ओपन किया, ये चलो मैंने लास्ट ईयर में अकाउंट ओपन किया था, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस कहने से करंट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। तो करंट ईयर में अज्यूम करो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है 80,000। करंट ईयर में ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा है, 80। प्लस करंट ईयर में टीम बनाने के लिए मैंने एडिशनल अमाउंट डिपॉजिट किया है, कितना रुपीज डिपॉजिट किया, 2,10,000। फिर से बोलता हूं, मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना रुपीज था, 80। करंट ईयर में एडिशनली मैंने टीम बनाने के लिए या खेलने के लिए मैंने एडिशनल पैसे डिपॉजिट किया, कितना रुपीज, 2,10,000। करंट ईयर में मैंने अमाउंट विड्रॉ किया, कितना रुपीज विड्रॉ किया, 3,80,000। तो जो विनिंग हुआ रहेगा उसी में से विड्रॉ किया रहेगा। और कुछ मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है, कितना रुपीज का क्लोजिंग बैलेंस हुआ है, 75,000। ये लोग ना कभी भी तुम लोग को विनिंग प्राइस डायरेक्टली देंगे ही नहीं, तुम लोग को ये सारे डिटेल्स देंगे और उसके बेसिस के ऊपर तुम लोग क्या करना पड़ेगा, विनिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। कॉमन सेंस लगा, तू भी अकाउंट्स पढ़ चुका है। ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट ईयर में मैंने क्या किया है, डिपॉजिट किया, करंट ईयर में मैंने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया और क्लोजिंग बैलेंस है। तो मुझे कोई बताएगा इस डेटा के हिसाब से मेरा विनिंग कितना रुपीस होगा इस एग्जाम्पल के साथ, बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट, मेरा विनिंग प्राइस कितना होगा इस एग्जाम्पल के साथ, 165, 90। ओपनिंग बैलेंस 80, करंट ईयर में मैंने डिपॉजिट किया 210, विड्रॉ किया 3,80,000 और क्लोजिंग बैलेंस 75। तो अब ना मेरा इस साल का विनिंग प्राइस कितना रुपीस होगा, कितना रुपीस होगा विनिंग प्राइस, 1,65,000। अरे कॉमन से लगाओ, मुझे पता करंट ईयर में विड्रॉ जो किया रहेगा वो जितना विनिंग प्राइस हुआ उसी में से विड्रॉ किया रहेगा। करंट ईयर में जो क्लोजिंग पड़ा रहेगा वो भी करंट ईयर के विनिंग में से तो क्लोजिंग पड़ा रहेगा। तो तुम लोग सिंपल करोगे, करंट ईयर में विड्रॉ किया और क्लोजिंग जो पड़ा वो अमाउंट, उसमें से जो ओपनिंग था और करंट ईयर में जो डिपॉजिट किया था, ये तो पैसा मैंने लगाया और ये पैसा मैंने जीता, तो दोनों का डिफरेंस अमाउंट जो है वो तुम लोग का नेट विनिंग बन जाएगा। सो नेट विनिंग मेरे एग्जांपल के हिसाब से कितना रुपया आ रहा है, 1,65,000। वही उसने उन्होंने फॉर्मूला के फॉर्म पे बताया हुआ है। तो क्या एग्जाम में हम लोग को A+D B+C ये सब लिखना है तुम लोग को, नहीं, सिंपल तुम लोग को ये फॉर्मेट के हिसाब से याद रखना। सो ओपनिंग बैलेंस प्लस अमाउंट डिपॉजिटेड, क्लोजिंग बैलेंस और अमाउंट विड्रॉ, उसमें से तुम लोग क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस एंड
अमाउंट डिपॉजिट दोनों भी माइनस करोगे, ये डिफरेंस अमाउंट जो है वो तुम लोग क्या बनेगा, नेट विनिंग, और वो नेट विनिंग के ऊपर व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस एप्लीकेबल, 30%। पहले बोलो, ये समझाएगा? बोल। कोई भी, कोई भी बेसिकली। अभी इसको रेफरल बोनस भी मिलता है, या कभी कभार आपका बैलेंस वॉलेट के अंदर जीरो हो गया तो ये लोग खुद से भी सामने से देते हैं, तो वो तो पूरा तेरा नॉर्मली विनिंग प्राइस बन जाएगा। फिर वहां पे तूने अमाउंट डिपॉजिट ही नहीं किया ना। जैसे एग्जांपल, तेरा वॉलेट में बैलेंस जीरो हो गया है, तो ये लोग प्रमोशन करने के लिए, तेरे को ललचाने के लिए, आओ खेलो 500 रुपए ले लो, तो 500 रुपए तेरे को दिया, तो वो दिया तो वो तेरे लिए विनिंग ही है पैसा। ये समझा क्या तुम लोग को? यस। 194, कोई लिमिट है? कुछ लिमिट नहीं है, यश। जितना मिला वो सब तेरा हाथ में 30% के हिसाब से टैक्सेबल किया जाएगा। फिर जनरल प्रोविजन देखना है। जनरल प्रोविजन में अगर आप चाहो तो आप सामने वाले पर्सन को टीडीएस जो है, टीडीएस आप लोअर रेट से डिडक्ट करना चाहते हो, क्यों? बिकॉज आपकी इनकम जो है वो इनकम लोअर थी, या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस पड़ा हुआ है। सपोज, ये थोड़ा मैं फास्ट जाऊंगा, बेसिकली ये इतने ज्यादा पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी है पार्ट, तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा बता देता हूं तुमको फटाफट। क्या बोला मैंने जनरल प्रोविजन में? जैसे एग्जांपल, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या पड़ा हुआ है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस पड़े हुए हैं। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस पड़े हुए, तो वैसे वाले केसेस में आपका जो इनकम है, उसके इनकम के सामने वो लॉसेस एलिजिबल टू सेट ऑफ है। तो अननेसेसरी सामने वाला पर्सन अगर टीडीएस काटेगा, तो तुम लोग को रिटर्न फाइल करके वो टीडीएस रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। सो इफ यू डोंट वांट टू डिडक्ट योर टीडीएस, या तो फिर डिडक्ट करवाना है लेकिन लोअर रेट से करवाना है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, पेयर को रिक्वेस्ट कर सकते हो। पेयर को बोल सकते हो कि प्लीज टीडीएस मत कट करना, या तो फिर टीडीएस कट करना तो लोअर रेट से कट करना। लेकिन ऐसे तो इंडिया में कोई भी झूठ बोलेगा सर। इंडिया में अगर तेरे को इनकम दिखाई नहीं है तो तू बोलेगा ए पेयर टीडीएस मत कट करना, मेरी इनकम ही नहीं है। और कल उठ के पेयर ने नहीं काटा तो इनकम टैक्स से नोटिस तो बेचारे पेयर के ऊपर आएगा, उसका खर्चा 30%, 100% डिसअलाउड हो जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला पेयर, तुम लोग डायरेक्टली पे की मत सुनो, पे को बोला कि तू असेसिंग ऑफिसर के पास जाना। असेसिंग ऑफिसर जो है, इनकम टैक्स ऑफिसर, वो तुम लोग के रिकॉर्ड्स वेरीफाई करेगा, जेन्युइनली तुम लोग के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लॉस है क्या वो वेरीफाई करेगा। वो अगर एंश्योर है कि लॉस है और उसका आपका इनकम के ऊपर टीडीएस लोअर रेट से होना चाहिए, तो फिर असेसिंग ऑफिसर एक सर्टिफिकेट इश्यू करेगा फॉर नॉन डिडक्शन या लोअर डिडक्शन ऑफ टीडीएस। वो सर्टिफिकेट लेके तुम लोग पेयर के पास जाओगे और पेयर उस सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर लोअर टीडीएस काटेगा। मतलब कंप्लायंस रखा है। पे डायरेक्टली पेयर को अप्रोच नहीं कर सकता, पे को किसके पास जाना पड़ेगा, एओ। एओ क्या करेगा, इनकम को वेरीफाई करेगा। इनकम को वेरीफाई करने के बाद अगर एओ सेटिस्फाई है, तो जाके एओ सर्टिफिकेट इश्यू करेगा, और वो सर्टिफिकेट लेके जाके तुम लोग पेयर के पास बोल सकते हो, और पेयर उस सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर लोअर टीडीएस या नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस के प्रोविजन देख सकता है तुम लोग। फिर डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर 15G 15H, मतलब अगर किसी असेसी की इनकम ही बेसिक एजम्पशन लिमिट से कम है, जैसे 194A का रेफरेंस है, 194A में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीनियर सिटीजन को 2 लाख रुपए का एफडी इंटरेस्ट पे करिए। और ना, 2 लाख रुपए का एफडी इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट पहले बोलो लेस देन 50 या मोर देन 50, तो कहने से उसके ऊपर 10% टीडीएस आएगा। लेकिन सीनियर सिटीजन बोल रहा है अरे दिस इज ओनली माई सोर्स ऑफ इनकम, दिस इज ओनली माई सोर्स ऑफ इनकम, और मेरी सोर्स ऑफ इनकम जो है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट दैट इज 3 लाख से कम है। अगर आप टीडीएस काटोगे तो अननेसेसरी मुझे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और गवर्नमेंट के पास रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सो प्लीज मेरा टीडीएस मत कट करना। तो ऐसे वाले केसेस में आप सामने वाले पर्सन को क्या कर सकते हो, डिक्लेरेशन दे सकते हो। डिक्लेरेशन कौन से फॉर्म में जाएगा, इधर फॉर्म नंबर 15G या फॉर्म नंबर 15H। 15H किसके लिए, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। अदर देन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन रहेगा तो फॉर्म नंबर 15G के अंदर क्या दिया जाएगा, डिक्लेरेशन दिया जाएगा। मतलब इन शॉर्ट, ऊपर वाले पॉइंट में और नीचे वाले पॉइंट में डिफरेंस क्या है? ऊपर वाले पॉइंट में आपकी इनकम ज्यादा है, लेकिन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस पड़े हुए हैं, जिसके वजह से यू आर नॉट लाइबल टू पे एनी टैक्स टू गवर्नमेंट, और यू आर लाइबल टू पे बट एट लोअर रेट। तो वैसे वाले केसेस में आप असेसिंग ऑफिसर के पास जाओगे। लेकिन सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है कि आपकी इनकम ही बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, तो आपका टैक्स बनता ही नहीं है। तो वैसे वाले केसेस में आप क्या कर सकते हो, सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हो, वहां पे आपको कोई असेसिंग ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सेल्फ डिक्लेरेशन जो देना है वो कौन से फॉर्म में दोगे, आइदर 15G या तो फिर 15H। 15G किसके लिए बोला मैंने, अदर देन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, और 15H किसके लिए बोला, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के रहेगा। फिर इसके बाद में ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स बोल चुका मैं, 7th ऑफ क्या होता है, नेक्स्ट मंथ। खाली एक लास्ट मंथ हटके मार्च वाला, मतलब मार्च वाला जो है, मार्च वाला मंथ, उसका तुम लोग पेमेंट 30 अप्रैल तक करोगे। बाकी सारे मंथ अदर देन मार्च कब तक पे करना है, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो अब ना, अक्टूबर का पेमेंट कब तक करोगे, 7th ऑफ नवंबर। जनवरी का पेमेंट कब तक करोगे, 7th ऑफ फेब्रुआरी। सर अगस्त का पेमेंट कब तक करोगे, 7th ऑफ सितंबर। लेकिन मार्च का पेमेंट कब तक करोगे, 30th अप्रैल।
ईयर एंड के टाइम पे प्रेशर रहता है, तो इसके वजह से गवर्नमेंट ने ईयर एंड के टाइम पे तुम लोग को 30 अप्रैल दिया हुआ है। लेकिन याद करो वो तीन पर्सनल कैपेसिटी वाले सेक्शंस 194 IA, 194 IB, 194 M जो कभी कभार होते हैं, वहां पे अपना टाइम लिमिट मैंने क्या बताया था, 30 days फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस वाज डिडक्टेड। तो उसके लिए 7th ऑफ डे नहीं तुम लोग का 30 days फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस वाज डिडक्टेड, ये टाइम लिमिट रहेगा ये तीन सेक्शन के लिए। कौन से तीन सेक्शन बोला मैंने, 194 IA, IB एंड 194 M। फिर इसके बाद में रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा, टैक्स पे करने के बाद तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टीडीएस का रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, क्वार्टरली बेसिस, अप्रैल से लेके जून, जैसे ही क्वार्टर खत्म हुआ मंथ एंड 31 जुलाई, उसके बाद में जुलाई से लेके सितंबर 31 अक्टूबर, अक्टूबर से लेके दिसंबर 31 जैन। आप मुझे बताओ जैन से लेके मार्च का क्वार्टर खत्म होने के बाद 30 अप्रैल होना चाहिए, लेकिन ऊपर मैंने क्या बताया, मार्च का टीडीएस ही तुम लोग कभी पे करने वाला 30 अप्रैल। तो सर इमीडिएटली 30 अप्रैल को टैक्स, 30 अप्रैल को रिटर्न, दोनों कैसे फाइल कर सकते हो, इसके लिए यहाँ पे 30 अप्रैल को बढ़ा के एक महीना दिया एक्सटेंशन, कितना दिया तुम लोग का, 31 मई किया हुआ है। तो फिर से बोलता हूँ, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करने का ड्यू डेट है, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है। व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न, जैसे ही क्वार्टर खत्म हुआ मंथ एंड तक तुम लोग को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सो मुझे बोला अप्रैल से लेके जून का कब तक रिटर्न फाइल करोगे, 31 जुलाई, जुलाई से लेके सितंबर का 31 अक्टूबर, अक्टूबर से लेके दिसंबर का 31 जैन, लेकिन जैन से लेके मार्च 30 अप्रैल होना चाहिए, लेकिन लास्ट मंथ का टीडीएस ही 30 अप्रैल को पे करना है। तो सर इमीडिएटली कैसे रिटर्न फाइल कर सकते हो, इसके लिए वहां पे 30 अप्रैल को बढ़ा के कितना किया तुम लोग का, 31 मई किया हुआ है। नाउ अप्रैल से जून क्वार्टर का रिटर्न मैं सपोज 26 जुलाई को फाइल करता हूं, पहले बना बिफोर डेट या आफ्टर डेट, बोलो बोलो सब लोग, अप्रैल से लेके जून 31 जुलाई ड्यू था, मैंने 26 जुलाई को फाइल किया, बिफोर या आफ्टर डेट, बिफोर। लेकिन मैंने अगर 10 अगस्त को फाइल किया, 10 अगस्त को, ना मुझे बोला बिफोर या आफ्टर डेट, कितने दिन का डिले हुआ है, 10 दिन। तो अगर मतलब 10 दिन का डिले हुआ है तो पर दिन 200 रुपए का मीटर चालू होगा। मतलब इन शॉर्ट अगर आप टीडीएस का रिटर्न लेट फाइल करते हो तो 234E के अंदर कितना रुपीज का पेनल्टी देना पड़ेगा, 200 रुपीज पर डे, 200 रुपीज पर डे ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट इज कंटिन्यू, आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। तो मेरे एग्जांपल के हिसाब से 10 अगस्त, 10 दिन का डिले था, तो 10 × 200 मतलब कितना आएगा, 2000। तो 2000 रुपीज का क्या करना पड़ेगा, 234E के हिसाब से पेनल्टी देना पड़ेगा। सर किसी का डिले अगर 400 दिन का हुआ तो, 400 दिन का डिले, पता ही नहीं था ऐसा कुछ, टीडीएस रिटर्न ऑल ऑफ सडन लव लेटर आया, नोटिस, तभी पता चला आइला रिटर्न फाइल करना रहता है। तो आप मुझे 400 दिन का डिले हुआ है, तो अपना 400 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना आएगा, 80,000। अरे हाँ है ना। और पता चला टीडीएस का लाइबिलिटी कितना था पता, 500 रुपया, टीडीएस कितना था 500, लेकिन पेनल्टी कितना बैठ रहा है, 80,000। तो गवर्नमेंट बोल रही है अगर तेरा टीडीएस का डिले जो 1 साल से ज्यादा है तो इतना लूटेंगे नहीं, मिनिमम 10,000 लेके रहेंगे, मैक्सिमम 1 लाख तक भी ले सकते हैं। मिनिमम कितना बोला, 10,000, मैक्सिमम कितना, 1 लाख, डिपेंड्स अपॉन ऑफिसर का मूड, उसके बेसिस के ऊपर मिनिमम 10,000 से लेके मैक्सिमम 1 लाख रुपीज तक का पेनल्टी लग सकता है। ये कभी बोला मैंने तुम लोग को, अगर आपका जो डिले है वो कितना साल का है, मोर देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर है तो 200 रुपया पर दिन के हिसाब से मीटर चालू ही रहेगा, लेकिन 1 ईयर से ज्यादा डिले है तो मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 1 लाख रुपीज तक का पेनल्टी जा सकता है। फिर अगर तुम लोग ने टीडीएस कट ही नहीं किया, या टीडीएस कट किया है लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं किया, मैं फिर से बोलता हूं, पहले क्या बोला मैंने, टीडीएस कट ही नहीं किया, सेकंड टीडीएस कट किया है लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं किया है, पहले बोला ज्यादा सीरियस ऑफेंस कौन सा रहेगा, पहला या दूसरा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो जरा, पहला वाला या दूसरा वाला। पहले वाले केस में आपको पता ही नहीं था टीडीएस कट करना है तो आपने नहीं काटा, दूसरे वाले केस में आपने टीडीएस काटा है, पता है गवर्नमेंट का पैसा है लेकिन पे नहीं कर रहे हो, तो अपना सीरियस ऑफेंस कौन सा है, पहले या दूसरा, दूसरा। तो पहले वाले केसेस में गवर्नमेंट टीडीएस नहीं काटा, लेकिन बाद में तुम लोगों को कट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोल सकते गलती हो गया, बाद में तुम लोगों को कट करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, ओनली 1% पर मंथ। लेकिन अगर टीडीएस कट करके पे नहीं कर रहे हो, ये बड़ा ऑफेंस है, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट होगा 1.5% पर मंथ। सो इफ टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड, लेट डिडक्ट कर रहे हो तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 1%। और अगर लेट पेमेंट कर रहे हो, डिडक्ट किया है लेकिन पेमेंट लेट कर रहे हो, तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 1.5%। फिर से बोला, लेट डिडक्शन का टीडीएस का इंटरेस्ट 1%, और लेट पेमेंट का कितना बोला मैंने, 1.5%। फिर इसके बाद में ये एक छोटा सा तुम लोग का ये है, अगर सामने वाले पर्सन ने गाइस रिटर्न ही फाइल नहीं किया है, मतलब पेई ने रिटर्न ही फाइल नहीं किया है, तो वैसे वाले केसेस में आपको टीडीएस जो है ट्वाइस दी रेट या 5% विच एवर इज हायर के हिसाब से कट करना है। अगर सामने वाले पर्सन ने क्या नहीं फाइल किया गाइस, रिटर्न ही फाइल नहीं किया है, और उसका इनकम टैक्स में टीडीएस जो है, टीडीएस या टीसीएस 50,000 या उससे ज्यादा था, फिर भी रिटर्न फाइल नहीं किया है। लेकिन इंडिया में कितने लोगों की इनकम होती है लेकिन ये लोग रिटर्न ही फाइल नहीं करते, तो उनको पकड़ने के लिए ये सेशन रखा हुआ है।
कि अगर सामने वाले पर्सन ने रिटर्न फाइल नहीं किया, इवन दो उनका टीडीएस या टीसीएस 50,000 या उससे ज्यादा था, तो वैसे वाले केसेस में आपको टीडीएस कितने रेट से कट करना है? ट्वाइस ही रेट, या तो फिर 5%, दोनों में से क्या लेना है? विच एवर इज हायर। जैसे एग्जांपल के तौर पे 194J की अगर बात करो, 194J का ट्वाइस ही रेट मतलब कितना आएगा? 20, या 5% विच इज हायर मतलब कितना आएगा? 20% के हिसाब से क्या किया जाएगा? टीडीएस काटा जाएगा। सिमिलरली याद करो 194H कमीशन वाला था, कमीशन में व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस? 5, तो 5 का ट्वाइस मतलब कितना आएगा? 10, और 5 दोनों में से विच इज हायर मतलब कितना आएगा? 10% के हिसाब से टीडीएस कट किया जाएगा। ये कभी अगर सामने वाले पर्सन ने क्या नहीं किया है? रिटर्न ही फाइल नहीं किया है। अगर लास्ट ईयर का उसने रिटर्न फाइल नहीं किया और वो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट भी खत्म हो चुका है, तो वैसे वाले केसेस में ट्वाइस ही रेट या 5% विच इज हायर के हिसाब से टीडीएस कट किया जाएगा। मुझे बोलो ये समझ में आ रहा है तुम लोग को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई, ये समझाया क्या? टीसीएस का मैं बताता हूँ, ये वाले पॉइंट टीसीएस वाले पहले बोले, ऊपर वाला समझाएगा तुम लोग? यस। कोई मुझे बताएगा टीडीएस और टीसीएस में डिफरेंस क्या है? तूने जीएससी में भी पढ़ाई है, बोल जरा। फुल फॉर्म मत बोलना, बहुत मारेगा मेरे को। टीडीएस और टीसीएस में दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ तेरे को जो पता वो बोल, जीएससी का बोल रहा है तो जीएससी का बोल, मेरे को आता है थोड़ा बहुत, बोल जरा। टीसीएस इज कलेक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट टैक्स टीसीएस। सबसे पहले मुझे टीडीएस में पेयर जो है, पेयर, ये पेयर डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट पे करेगा। टीसीएस के केसेस में जो सेलर है, सेलर, वो आपके पास से एडिशनल अमाउंट टीडीएस टीसीएस के फॉर्म पे कलेक्ट करेगा। एडिशनल अमाउंट टीसीएस के फॉर्म पे क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। तो टीडीएस के केसेस में जो पेयर है, पे करते वक्त अमाउंट डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट पे करेगा। और टीसीएस के केसेस में सेलर जिसने बायर को गुड्स सप्लाई किए या तो फिर सर्विसेज सप्लाई किए, इनवॉइस बनाने के टाइम पे एडिशनल अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ क्या किया जाएगा? टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। टीसीएस का भी अगेन ऑब्जेक्ट यही है कि ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट को क्या करवाना? हाईलाइट करवाना है। तो यहां पे गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स या कुछ सर्विसेज नोटिफाई किए जिसके ऊपर रेट ऑफ टीसीएस रखा है। तो आपको पहले परसेंटेज याद करना है, परसेंटेज। सर परसेंटेज क्या करेंगे? पहले तो गुड्स कौन से हैं? तो गुड्स में सबसे पहला बोला हुआ है टेंडुलियस। टेंडुलियस पता तुम लोग को, जीएससी के अंदर पढ़ाई रहेगा, सब मतलब बीडी वाला है ना वो, बीडी। तो बीडी का पता, यस। तो टेंडुलियस, तो टेंडुलियस व्हाट इज द रेट ऑफ टीसीएस गाइस? 5%। उसके बाद में स्क्रैप या मिनरल्स है, स्क्रैप या मिनरल्स, तो वैसे वाले केसेस में स्क्रैप या मिनरल्स रहेगा तो उसके ऊपर रेट ऑफ टीसीएस रहेगा 1%। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अभी तू सोच प्रैक्टिकल लाइफ में सर, जो शराब के शॉप है, लीकर शॉप्स है, हमारा लीकर शॉप का जो सेल होता रहेगा वो किस में होता रहेगा? कैश में या देन कैश? कैश में ही ज्यादा करके होता रहेगा। तो आप मुझे बोला सर ये लोग लीकर परचेस करते हैं मैन्युफैक्चर के पास से, मैन्युफैक्चर के पास से वाइन शॉप वाले ने लीकर परचेस किया और वो कस्टमर को बेच रहे हैं। तो तू मुझे बोल, ये प्रैक्टिकल लाइफ में अपना सेल्स प्रॉपर्ली थोड़ा डिस्क्लोज करते रहेंगे, क्योंकि कैश में दपादप सेल्स हो रहा है। और गवर्नमेंट थोड़ी ना यहाँ पे चेयर डाल के बेच सकती है, देखते हैं हम लोग कितना सेल्स हो रहा है ऐसा करके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने वो ट्रांजैक्शन को ट्रेस करने के लिए क्या किया हुआ है? बोला कि तूने जितना भी परचेस किया ना, परचेस, सामने वाले पर्सन को बोला, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चर है, जो वाइन शॉप को सप्लाई कर रहा है, बोला कि इनके पास है ना एडिशनल लीकर के ऊपर क्या करना? 1% टीसीएस कलेक्ट करना। सो दैट हम लोग को इनका परचेस पता चल जाएगा ना, तो हम लोग इनका सेल भी इजीली ट्रेस कर लेंगे। पहले परचेस तो पता चल जाए। तो एग्जांपल अज्यूम करो, इन्होंने 80 लाख रुपीस का सप्लाई किया, 80 लाख के ऊपर 1% मतलब 80,000। सो 80,000 रुपीस का क्या किया है? इनके पास से टीसीएस कलेक्ट किया है। अभी ये टीसीएस डिस्ट्रीब्यूटर ने कहने से वो वाइन शॉप का पैन नंबर के सामने गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया रहेगा। अभी वाइन शॉप वाले जब भी अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तभी बता रहे कि हमने कस्टमर को सेल किया 20 लाख और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 10 लाख। सेल कितना किया? 20 लाख। क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है? 10 लाख। मतलब मुझे बना 20 + 10 30, तो बाकी बचा हुआ 50 गया किधर? मतलब इन शॉर्ट ऑब्वियसली इन्होंने वो कैश सेल्स किया रहेगा। तो गवर्नमेंट इजीली वो ट्रांजैक्शन ट्रेस कर सकती है, इसके से गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोविजन रखा? तुम लोग का टीसीएस का प्रोविजन रखा हुआ है। तो फिर से बोला व्हाट इज द रेट ऑफ टीसीएस गाइस? पहले तो नॉर्मली मैंने क्या बोला? स्क्रैप, मिनरल्स, व्हाट इज द रेट ऑफ टीसीएस? 1%। बीडी, टेंडुलियस 5%। ये सब फेवरेट प्रोडक्ट्स तुम लोग के रखे हुए हैं। पहले बोलता, फिर से बोलता हूँ, टेंडुलियस के ऊपर कितना परसेंट? 5। स्क्रैप मिनरल्स के ऊपर 1, लीकर के ऊपर 1। और उसके बाद में फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे टिम्बर या अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर कितना परसेंट देगा तुम लोग का? 2.5।
मैं फिर से बोलता हूँ, रेट ऑफ टीसीएस बोलो फिर से। पहला वाला क्या बोला मैंने? लीकर 1, स्क्रैप मिनरल्स 1, तेंदुलियस 5%। उसके बाद में नेक्स्ट वाला टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस 2.5%। उसके बाद में अभी जैसे ये सारे जो ट्रांजेक्शन बोल रहा हूं ना, ये कौन सा ट्रांजेक्शन बोला? बी टू सी या बी टू बी? बी टू बी। मतलब बी टू बी के केसेस में क्या किया जाएगा, तुम लोग के पास से टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। देखना मैंने लीकर शॉप वाले का एग्जांपल बना था, तो लीकर शॉप वाला डिस्ट्रीब्यूटर के पास से परचेस कर रहा है, तो वो कौन सा ट्रांजेक्शन है? बी टू बी। बी टू सी के ऊपर टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा, बी टू बी के ऊपर टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला, स्टेशन के बाहर देखोगे तो जितने भी सारे पार्किंग लॉट्स होते हैं, पार्किंग लॉट्स, तो जनरली मुझे या तो फिर आप एसवी रोड पे भी देखोगे, जैसे आप कार या बाइक पार्क करते हो तो इमीडिएटली वहां पे एक मशीन लेके आता है, बोलता है कि पे एंड पार्क, 35 या 40 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। तो वो बीएमसी के बिहा पे वहां पे खड़ा रहता है। तो अपना ये लोग बीएमसी वाले जो है ये क्या करते हैं, अपना जो प्रीमाइसेस है रोड वाला वो लीज पे देते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्टर वो प्रीमाइसेस यूज करने को क्या पे करता है? रेंट पे करता है। इवन जो अपने टोल प्लाजास होते हैं जो बीच में ही हाईवे पे लगा रहेंगे, वो टोल प्लाजा भी रोड यूज कर रहे हैं, उसके लिए भी उनको रेंट पे करना पड़ेगा। कई सारे फूड कोर्ट्स होते हैं, उनको भी प्रीमाइसेस यूज करने के लिए रेंट पे करना पड़ता है। माइनिंग साइट्स होते हैं, तो अपना ये जो रेंट पे करे वो रेंट के ऊपर व्हाट इज द रेट ऑफ टीसीएस एप्लीकेबल गाइस? 2%। सो लीज और लाइसेंसिंग ट्रांसफरिंग एनी राइट, पार्किंग लॉट्स, टोल प्लाजा, माइन, क्वेरी, फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट? बिजनेस। तो उसके केसेस में भी व्हाट इज द रेट ऑफ टीसीएस एप्लीकेबल गाइस? 2% का टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। सो ऐसे याद रखो, रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन के केसेस में टीसीएस कितना परसेंट एप्लीकेबल होगा तुमको? 2%। फिर अगर आप कोई कार परचेस करो, कार, कार की वैल्यू कितने रुपए से? मोर देन 10 lakhs, तो उसके ऊपर भी टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। कितने परसेंट से? 1%। अभी ये वाला जो है ना, ये तुम लोग का बी टू सी वाला है। कार वाला जो है ये किसके ऊपर है? बी टू सी। अब तक जो ऊपर वाले जो बोले वो किसके ऊपर थे? बी टू बी। लेकिन कार वाला जो केस है वो बी टू सी वाला है। अभी इसमें भी कंसेप्ट है, जैसे एग्जांपल, आपने 25 लाख की गाड़ी परचेस की, 25 लाख। कोई मिस्टर ए है, इसने 25 लाख की गाड़ी परचेस की, कहां से? अज्यूम करो Hyundai शोरूम से 25 लाख की गाड़ी परचेस की। ठीक है, 25 लाख की गाड़ी परचेस की, तो अपना वैल्यू ऑफ कार मोर देन 10 लाख या लेस देन 10 लाख, तो इसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। कितने परसेंट से? 1%। 25 लाख के ऊपर 1% मतलब पेमेंट 25 लाख 25 हजार का पेमेंट करना पड़ेगा। शोरूम वाले ने जो 25 हजार कलेक्ट किया, ये 25 हजार किसको पे किया जाएगा? पे टू गवर्नमेंट। अभी आओ ना, पे टू गवर्नमेंट किया 25 हजार रुपया, तो गवर्नमेंट को पता चल गया हाँ किसी पर्सन ने 1% 25 हजार रुपए का इतना टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे हो रहा है। तो गवर्नमेंट सिंपल कैलकुलेशन करेगी, 1% का टीसीएस 25 हजार, तो 100% के हिसाब से कितना वैल्यू? 25 लाख। मतलब सामने वाले किसी पर्सन ने ये पैन नंबर के सामने 25 लाख का गाड़ी परचेस किया है, गवर्नमेंट इमीडिएटली इसका पास ईयर का रिटर्न स्क्रूटिनाइज करना चालू करेंगे, इनकम टैक्स वाले। पता चला लास्ट ईयर में जब रिटर्न फाइल हुआ था तभी तूने इनकम बता रहा है, तेरा इनकम 4 लाख है, उसके पहले बता रहा 3 लाख है, उसके पहले बता रहा 2 लाख है। मतलब इन शॉर्ट रिटर्न में बता रहा है तू तो गरीब है, लेकिन गरीब है लेकिन तू 25 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर पा रहा है। तो वैसे वाले केस में व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इनकम, इमीडिएटली आपको वो लोग नोटिस सर्व कर सकते हैं। तो उसको ट्रेस करने के लिए इन लोग ने क्या रखा हुआ है? 1% का टीसीएस रखा हुआ है। सो अगर आप गाड़ी परचेस कर रहे हो, गाड़ी का प्राइस कितना है? मोर देन 10 लाख, तो उसके ऊपर भी क्या किया जाएगा? टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। कितना परसेंट से? 1%। अच्छा, ये 10 लाख पर कार है या एग्रीगेट है? जैसे इंफोसिस कंपनी ने 8 लाख के 10 गाड़ी परचेस की अपने अकाउंटेंट या दूसरे स्टाफ के लिए। 8 लाख के 10 गाड़ी मतलब टोटल कंसिडरेशन 80 lakhs है। पर कार वैल्यू इज लेस देन 10 lakhs, लेकिन एग्रीगेट प्राइस 80 lakhs है। अब ना टीसीएस आएगा कि नहीं आएगा? बोलो मुझे, टीसीएस आएगा कि नहीं आएगा? आंसर इज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज पर कार के हिसाब से आपका वो 10 लाख रुपीज चेक करना है, इंडिविजुअल परचेस, एग्रीगेट नहीं, इंडिविजुअल परचेस के सब चेक करना है। अगर पर कार के हिसाब से लेस देन 10 lakhs है तो उसके ऊपर टीसीएस नहीं आएगा, एग्रीगेट रहेगा, वो तुम लोग को चेक नहीं करना है, पर कार के हिसाब तुम लोग को चेक करना है। और अगर कोई गवर्नमेंट, हाई कमीशन, एम्बेसीज, ये लोग अगर कोई कार परचेस कर रहे हैं तो क्या उसके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होगा? नहीं सर, इनके ऊपर ये टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है सर, गाड़ी सेकेंड हैंड हो तो फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी नई हो या सेकेंड हैंड हो, वैल्यू ऑफ कार इज मोर देन 10 lakhs, डीलर के पास से परचेस किया है आपने, किसी कस्टमर के पास से ओएलएक्स या कार ट्रेड से परचेस किया, वैसा नहीं, तुम लोग डीलर के पास से या शोरूम के पास से परचेस किया है, वहां पे ये सब प्रोविजन आएंगे पड़गांव कर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा जरूर एग्जाम में।
206C1H ये मैं तुम लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टीडीएस के साथ ही लिंकअप कराया था ये किसके साथ था अपना सेशन 194 क्यू। अरे हाँ है ना। 194 क्यू में बायर का टर्नओवर अगर 10 करोड़ के ऊपर रहेगा तो टीडीएस आएगा। बायर का टर्नओवर 10 करोड़ के नीचे है तो सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर रहेगा तो टीसीएस आएगा। नवंबर में भी आया था ये वाला। ओके तनुश्री पढ़ो जरा एक बार, क्या अमेंडमेंट है समझने की कोशिश करो, खुद से पढ़ो जरा। या थक गए तो मैं नेक्स्ट सेशन में पढ़ाता हूँ, बोलो मुझे। नहीं थके? लाख में चल। मैं ऐसे ही चेक कर रहा था तुम लोग का ऐसा। कंटिन्यू सर, खत्म करो, यस। नेक्स्ट सेशन में क्या करवाना है अभी, बोलो। रिडक्शन होगा या तो फिर क्लबिंग, दोनों में से कोई एक। जैसे मेरे को कोई इश्यूज नहीं है, मैं तो दोनों भी करवा सकता हूँ, फिर लास्ट लेक्चर पे फिर मेरे से क्वेश्चन नहीं होंगे, मैं अगर वो कंटिन्यू करूंगा तो फिर लास्ट लेक्चर का अपना क्वेश्चन नहीं होगा। क्या करना है बोलो मुझे। रिडक्शन में अमेंडमेंट है, हाँ एक दो अमेंडमेंट है। क्लबिंग में तो अमेंडमेंट नहीं है ना, क्लबिंग में है भी नहीं। क्लबिंग में कुछ अमेंडमेंट नहीं है। डिडक्शन प्लीज। चलो मेजोरिटी कमेंट डिडक्शन क्या आ रहा है। ठीक है, व्हाट आई विल डू बेसिकली डिडक्शन करवा दूंगा। क्लबिंग का 64 वाला सीरीज इंपॉर्टेंट है, 60 60.62 को काम का ही नहीं है। 64 वाला सीरीज है वो बता दूंगा मैं तुम लोगों को, चलो दोनों बता दूंगा, टेंशन मत लो। तुम लोग भी क्या याद रखोगे। डिडक्शन वाले चेंजेस करवा दो, ओके। पढ़ो पहले ये। सर लास्ट डे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर आप आउटसाइड इंडिया अमाउंट रेमिट करना चाहते हो, आउटसाइड इंडिया अगर कोई अमाउंट रेमिट करना चाहते हो तो उसके लिए एक पहले आउटसाइड इंडिया रेमिटेंस करना चाहते हो तो वहां पे आउटसाइड इंडिया में फॉरेन करेंसी को रेगुलेट करने के लिए कौन है, आरबीआई। तो सर हर बार आउटसाइड इंडिया रेमिट करने के लिए मुझे आरबीआई का परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। देयर इज वन एक्ट कॉल्ड एज लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम 2015। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम 2015 के हिसाब से एक सर्टन एक्सटेंट तक आउटसाइड इंडिया या आउटसाइड इंडिया से इन इंडिया आप अमाउंट रेमिटेंस कर सकते हो विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। टीसीएस के अंदर गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप आउटसाइड इंडिया फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हो और वो अमाउंट का पूरे साल का कितना है, मोर देन 7 lakhs, 7 laख से ज्यादा अगर आप अमाउंट रेमिट कर रहे हो तो उसके ऊपर 7 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट रेमिट किया जा रहा है बेसिकली उसके ऊपर कितना परसेंट टीसीएस आएगा तुम लोग का, 5%। पहले मैं ओल्ड वाला प्रोविजन क्या था वो बताता हूँ, फिर अमेंडमेंट क्या हुआ वो भी बताता हूँ बेसिकली। फिर से बोलता हूँ, ओल्ड वाला प्रोविजन क्या बोलता है अपना, फॉरेन रेमिटेंस कितना है, मोर देन 7 lakhs। 7 lakhs के ऊपर अगर आप आउटसाइड इंडिया रेमिटेंस कर रहे हो तो वैसे वाले केसेस में 7 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट रेमिट हो रहा है उसके ऊपर व्हाट इज द रेट ऑफ टीसीएस एप्लीकेबल गाइस, 5% एप्लीकेबल होगा। अच्छा सर लेकिन अगर आप ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज के लिए जा रहे हो जिसको हम लोग शॉर्ट में ओटीपीपी बोलेंगे, मतलब आप सपोज यूरोप टूर पे जा रहे हो या सपोज आप साउथ अफ्रीका घूमने जा रहे हो, तो वैसे वाले केसेस में आपने किसी ऑपरेटर के पास से टूर पैकेज लिया हुआ है, सपोज थॉमस कुक हो गया या केसरी ट्रैवल्स हो गया, सचिन ट्रैवल्स हो गया, उसके पास से आपने क्या किया हुआ, ओवरसीज का टूर प्रोग्राम पैकेज लिया है। उसके लिए आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो सपोज 20 लाख का, ना 20 लाख मतलब कहने से अगेन वैल्यू मोर देन 7 lakhs है, तो उसके ऊपर भी टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा कितना परसेंट का, 5%। सो अब तक 5% का ही प्रोविजन था, लेकिन फाइनेंस एक्ट 23 के हिसाब से अमेंडमेंट आया, लेकिन ये अमेंडमेंट अप्रूव जो हुआ है एप्लीकेबिलिटी ये तुम लोग का 1 अक्टूबर 23 ऑनवर्ड्स हुआ है। तो आपको दोनों लिमिट याद रखने पड़ेंगे।
बिफोर 1 अक्टूबर 23 अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको ओल्ड रेट के हिसाब से टीसीएस आएगा कितना परसेंट, 5%। 1 अक्टूबर 23 एंड ऑनवर्ड्स अगर आप फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हो तो वहां पे रेट ऑफ टीसीएस को बढ़ा के 5% की जगह पे कितना परसेंट कर दिया तुम लोग का, 20% कर दिया है। मैं फिर से बोलता हूं, बिफोर 1 अक्टूबर 23 व्हाट इज द रेट ऑफ टीसीएस, 5%। 1 अक्टूबर 23 के बाद व्हाट इज द रेट ऑफ टीसीएस एप्लीकेबल, 20%। अच्छा सर, ये 1 अक्टूबर 23 के बाद कभी भी तुम लोग रेमिटेंस करोगे तो उसके ऊपर 20% लिया जाएगा। अभी सर ये 7 लाख जो है ये पर डीलर नहीं दिया, मतलब अज्यूम करो आप पहले यूएई एक्सचेंज के पास गए, उसके पास से आपने 5 लाख रेमिटेंस करवाया, फिर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास गए, वहां से आपने 4 लाख का रेमिटेंस करवाया। तो ऐसे नहीं कि पर डीलर के थ्रू आप आउटसाइड इंडिया रेमिटेंस करो तो 7-7 लाख रुपए का लिमिट मिलेगा। एग्रीगेट किसी के पास से भी आप रेमिटेंस करो, एग्रीगेट तुम लोग 7 लाख से ऊपर अगर पैसा भेज रहा है तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा, तुम लोग का टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। कितना परसेंट होगा उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि आपने अमाउंट रेमिटेंस कभी किया है। 1 अक्टूबर 23 के पहले किया है तो कितना परसेंट, 5। 1 अक्टूबर 23 के बाद किया रहेगा तो कितना परसेंट तुम लोग का, 20%। अच्छा सर, अगर मैंने पहले 4 लाख किया, 1 अक्टूबर 23 के पहले मैंने 4 लाख रेमिट किया है, और 1 अक्टूबर 23 के बाद अगर मैं 5 लाख रेमिट कर रहा हूँ, पहले कितना रेमिट किया था, 4 लाख, तो पहले पहले टीसीएस कलेक्ट हुआ रहेगा कि नहीं हुआ रहेगा, नहीं हुआ रहेगा। लेकिन 1 अक्टूबर के बाद सपोज मैं 15 नवंबर को और 4 लाख 5 लाख बेच रहा हूँ, तो बना पहले 4 और ये 5 कितना हुआ, 9 लाख। 9 लाख मतलब कैसे, 7 लाख के ऊपर गया। 7 लाख के ऊपर गया तो 7 लाख के ऊपर का अमाउंट कितना है, 2 लाख, और वो 2 लाख रेमिटेंस 1 अक्टूबर के बाद हो रहा है, सो व्हाट इज रेट ऑफ टीसीएस एप्लीकेबल, 20%। मतलब 1 अक्टूबर के बाद हो रहा है तो ऐसे नहीं कि इंडिविजुअली फिर से तुम लोग को 7 लाख का लिमिट मिलेगा, फाइनेंशियल तो सेम ही है। तो पहले 4 लाख भेजा था वो भी काउंट करना है, ये 5 लाख भेजा वो भी काउंट करना है, एग्रीगेट 9 लाख हो गया, विच इज मोर देन 7 लाख है। 7 लाख के ऊपर कितना जा रहा है, 2 लाख, तो वो 2 लाख के ऊपर क्या किया जाएगा, 20% के हिसाब से टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में ये 20% को रिमिट किया जाएगा 5%, और कुछ केस में 0.5% लिया जाएगा। अभी कभी 5%, कभी 0.5%। सपोज आप आउटसाइड मतलब पेरेंट्स, पेरेंट्स के नॉर्मली जो बच्चे हैं वो आउटसाइड इंडिया एजुकेशन ये कर रहे हैं, एजुकेशन या वहां पे फॉरेन में रह रहे हैं, तो उनके मेंटेनेंस के लिए, मेडिकल के लिए या एजुकेशन खर्चे के लिए आउटसाइड इंडिया पैसा भेजा जा रहा है। तो वहां पे गवर्नमेंट बताइए जेन्युइन रीजन है, यहाँ पे हम लोग इतना 20% हाइयर रेट नहीं, वहां पे कंटिन्यू भी कितना परसेंट होगा तुम लोग का, 5% ही होगा। मतलब अगर आउटसाइड इंडिया कोई बच्चा एजुकेशन के लिए जा रहा है, इंडिया से पेरेंट्स या कोई भी रिलेटिव्स आउटसाइड इंडिया में रेमिटेंस कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, या आउटसाइड इंडिया में ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो मेडिकल पर्पस का रेमिटेंस किया जा रहा है, तो वहां पे ये 20% का प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल, वहां पे कंटिन्यू टू बी कितना परसेंट एप्लीकेबल होगा, 5%। अभी आपने आउटसाइड इंडिया से गाइस एजुकेशन लोन लिया है, आउटसाइड इंडिया से हायर एजुकेशन लोन लिया है, और एजुकेशन लोन का आप क्या कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया में रेमिटेंस कर रहे हो। अब ना उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो या उसका नॉर्मली तुम लोग प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हो। अब ना आउटसाइड इंडिया से बैंक से तुम लोग ने लोन लिया है और इंडिया से तुम लोग उसका क्या पे कर रहे हो, ईएमआई पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तब ना वो इंटरेस्ट कहने से इंडिया से इनकम जा रहा है, तो पहले तो वो फॉरेन बैंक की इनकम इंडिया में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो उस ट्रांजैक्शन को हाईलाइट करने के लिए गवर्नमेंट बोलते हैं कि एजुकेशन लोन के केसेस में आपको इतना 5 या 20% टीसीएस नहीं, सिर्फ 0.5% का तुम लोग को टीसीएस ये करना है। एजुकेशन लोन के केसेस में रेट ऑफ टीसीएस जो है वो कितना परसेंट होगा तुम लोग का, 0.5% होगा। भले फिर वो बिफोर 2023 हो या आफ्टर हो, फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट टीसीएस कलेक्ट करना, 0.5%। तो फिर से बोलता हूं, मैंने क्या बोला, बिफोर 1 अक्टूबर 23 है, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज के लिए है, या जनरल पर्पस के लिए आउटसाइड इंडिया रेमिटेंस कर रहे हो, 7 लाख तक नो टीसीएस। 7 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट रेमिट किया रहेगा उसके ऊपर 5% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। 1 अक्टूबर 23 एंड ऑनवर्ड्स अगर 7 लाख तक रेमिट कर रहे हो तो नो टीसीएस, 7 लाख के ऊपर रेमिटेंस किया है तो 20% टीसीएस आएगा। लेकिन अगर यही एजुकेशन या मेडिकल पर्पस के लिए अमाउंट रेमिटेंस किया जा रहा है तो 20% की जगह पे कितना आएगा, 5%, भले फिर बिफोर 1 अक्टूबर हो या आफ्टर 1 अक्टूबर हो। और अगर आपने एजुकेशन लोन लिया था वो लोन का रीपेमेंट कर रहे हो तो लोन के रीपेमेंट के ऊपर रेट ऑफ टीसीएस कितना एप्लीकेबल होगा, सिर्फ 0.5%। बिल्कुल ये प्रोविजन समझा तुम लोग को ना, इसके मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आईसीआई के मटेरियल में देख लेना एक बार, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एक दो मेरे ख्याल से क्वेश्चन डाले हुए हैं, वो एक बार तुम लोग देख लेना, नहीं समझो तो फिर नेक्स्ट सेशन में मुझे बताना, मैं तुम लोग को बता दूंगा मैं। लेकिन आज तुम लोग को देख लोगे एक बार, ये समझाएगा तुम लोग को। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये समझाए क्या, अमेंडमेंट हो रही है, यस। ठीक है,
विल स्टॉप हियर। प्लस एडिशनल नॉर्मली जो कुछ एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स मैं तुम लोग को भेजता हूँ इस पे ग्रुप पे। 5% वाला वापस रिपीट कर। अरे एजुकेशन या तो फिर मेडिकल पर्पस के लिए आउटसाइड इंडिया रेमिटेंस किया जा रहा है तो वहां पे रेट ऑफ टीसीएस 20% के जगह पे 5% ही कंटिन्यू होगा, वैसा बोला मैंने। आर्या उसके लिए बिफोर 1 अक्टूबर या आफ्टर 1 अक्टूबर बेटा फर्क ही नहीं पड़ता। लोन वाला नहीं समझा। आपने अज्यूम करो एचएसबीसी बैंक ऑफ चाइना के पास से लोन लिया, बैंक ऑफ चाइना, ठीक है, बैंक ऑफ चाइना के पास से एजुकेशन लोन लिया है। एजुकेशन लोन का आप क्या पे कर रहे हो, ईएमआई पे कर रहे हो। तो वैसे वाले केसेस में ईएमआई का अमाउंट पूरे साल का 7 लाख से ज्यादा है, तो आप जो रेमिट कर रहे हो वो अमाउंट 7 लाख से ज्यादा है तो ऑब्वियसली टीसीएस एप्लीकेबल होगा। लेकिन गवर्नमेंट बोलते हैं वहां पे आपको टीसीएस सिर्फ 0.5% से कलेक्ट करना है, सिर्फ 0.5%, ज्यादा कलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ 0.5% कलेक्ट। गौरव पीजीबीपी का क्लास वर्क सॉल्यूशन जेकेएससी के अवेलेबल नहीं है। तो गौरव क्लास में तो हुआ रहेगा, आपने क्लासेस किए रहेंगे तभी। 100% कवर है सब प्रोविजन। थियरी के लिए नहीं चिराग, थियरी के लिए जरूरत नहीं है। लिपिका सर ऐसा भी हो सकता है ना लिपिका, क्यों नहीं, जैसे 1 अक्टूबर के पहले आपने 9 लाख भेजा था, अभी तुम लोग 4 लाख भेज रहे हो, तो 9 लाख मतलब 7 लाख से ज्यादा है, तो वहां पे भी 2 लाख के ऊपर टीसीएस आएगा। और आपका 7 का लिमिट ऑलरेडी भर चुका है, तो अक्टूबर के बाद भी 5% का टीसीएस आएगा, 20% का आएगा सॉरी। टीसीएस अमाउंट एक्सेस 7 लाख, एक्सेस 7 लाख, 7 लाख के ऊपर आएगा अमन। प्रमोटेड ऑफ एनी पर्सन। 10%, 30%। कैजुअल इनकम का है ये 1.5 पीबीजे के अंदर, वो खाली ये बताया कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ओपनिंग बैलेंस और वो सब। 115 बीबीजे के अंदर तेरे को ओपनिंग बैलेंस और उसके हिसाब से कैलकुलेशन कैसे